जापकर्ता नाम एटसूराक्स अध्याय 51 संहार के देवता की तरह। उस गंजे मांसल व्यक्ति के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। तांबे की घंटियों के समान बड़ी बड़ी उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। यहाँ इतने लंबे समय से रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने इस तरह की अहंकारी प्रतिक्रिया सुनी थी। उसने भौहें चढ़ाकर अपने कंधे पर रखी युद्ध कुल्हाड़ी को जमीन पर पटक दिया, जिससे एक धीमी सी आवाज हुई। बच्चे, तुम बड़े घमंडी हो। अपना नाम बताए, आप किस गिल्ड से हैं? बोलते समय उसने अपने बगल में खड़े एक दुबले पतले चोर को इशारों से आंख मारी। चोर तुरंत समझ गया और उसकी उंगली की नोक से एक मुश्किल से महसूस होने वाला ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकला, जो चुपचाप यासुओ और गैंडाल्फ पर आकर रुका। पता लगाने की तकनीकें। चोर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और वह जल्दी से गंजे हटे कटे आदमी के कान के पास झुक गया और तेजी से कुछ फुसफुसाया। बॉस, आगे जो ट्रेंच कोट पहने हुए आदमी है वह लेवल 15 का तलवारबाज है। मेरे पीछे सफेद चोगा पहने वो आदमी सिर्फ 5वें स्तर का है। उस गंजे हटे कटे आदमी के चेहरे के भाव पल भर में जम गए। उसके चेहरे पर दिख रही हैरानी जल्द ही एक अविश्वसनीय बेतुकेपन की भावना में बदल गई और अंत में उपहास किए जाने पर भयंकर क्रोध में तब्दील हो गई। एक लेवल 15 का कैरेक्टर लेवल 5 का बोझ ढो रहा है। ये दोनों लोग मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हैं? उन्हें इतनी हिम्मत किसने दी? उसने यासुओ की ओर दोबारा देखा, मानो वह उस चेहरे से कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो जो ज्यादातर हुड और मास्क से ढका हुआ था। यासुओ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई ने अपने लहजे में संयम बनाए रखा। यहाँ कोई संग नहीं है। ये 4 शब्द एक चिंगारी की तरह थे जिन्होंने गंजे हटे कटे आदमी के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। वह गुस्से में हंसा, उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई जिसमें तीखा व्यंग्य भरा हुआ था। हा, कोई गिल्ड नहीं, 2 घटिया एकल खिलाड़ी जो किसी गिल्ड में भी शामिल नहीं हो सकते मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग किसी राक्षस ने खा लिया है? उसने अचानक अपनी युद्ध कुल्हाड़ी यासुओ की नाक की ओर तान दी और चारों ओर थूक दिया। अभी इसी वक्त तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार प्रणाम करो, फिर मेरे पैरों के बीच रिंग कर आओ, वरना आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से खड़ा होकर नहीं जा पाएगा। उसके पीछे खड़े स्काई स्वॉर्ड के लगभग 1 दर्जन सदस्यों ने भी दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बिखेरी, अपने हथियारों को कसकर पकड़ा और उन दोनों को घेर लिया, जिससे तुरंत ही तनावपूर्ण माहौल बन गया। दूर खड़े आम खिलाड़ी सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें गोलीबारी की चपेट में आने का डर था। सभी लोग उन 2 अहंकारी मूर्खों को घोर तिरस्कार भरी निगाहों से घूर रहे थे, मानो वे पहले ही मर चुके हों। इस लगभग प्रत्यक्ष जानलेवा इरादे का सामना करते हुए यासुओ ने बस धीरे से अपना सिर उठाया। हुड की छाया के नीचे आंखों की एक जोड़ी ठहरे हुए तालाब की तरह शांत थी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल विपरीत है। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। हालांकि मैं अभी अच्छे मूड में हूं, लेकिन मैं आपको यहां से चले जाने की सलाह देता हूं। वातावरण में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस गंजे हटे कट्टे आदमी के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह एक भयंकर लोहे जैसे नीले रंग का भाव आ गया। तुम मौत को खोज रहे हो? उसने दांत पीसते हुए उन 3 शब्दों को मुश्किल से बोला। उसकी बाहों की नसें फूल गई थी और उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को उग्रता से घुमाया। उन पर आरोप लगाओ, उन दोनों कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। मारना। स्काई स्वॉर्ड के 1 दर्जन से अधिक सदस्य एक साथ दहाड़े और विभिन्न कौशलों की रोशनी तुरंत चमक उठी। चमकती तलवारें और परछाइयां गरजते जादू के साथ उन दोनों की ओर तेजी से बढ़ीं। लेकिन ठीक उसी क्षण उन्होंने अपनी चाल चली। यासुओ भी हिल गया। भनभनाहट। उसके शरीर से अचानक गहरे बैंगनी रंग की बिजली की लपटें निकलीं, जो पल भर में आपस में जुड़कर एक शानदार थंडर आर्मर का रूप ले लिया। वह मानो धरती पर अवतरित गर्जन देवता थे। बहुत धीमा एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यासुओ की आकृति बिजली की एक धुंधली लकीर में बदल गई। लाइटनिंग रश सक्रिय हो गया। पीछे हटने के बजाय वह तलवारों और जादू के घातक जाल में कूद पड़ा। सिजल सिजल सिजल। कई हमले हवा में ही विफल रहे, जिससे केवल एक धुंधली छवि ही बिखरी रह गई। मोर्चे पर हमला कर रहे सैनिकों में से एक ने अपनी आंखों के सामने बिजली की एक चमक देखी और एक तेज तलवार की रोशनी ने पहले ही उसके गले को चीर दिया था। -1258, -1558। एक के बाद एक भयावह 4 अंकों की क्षति संख्याएं उसके सिर के ऊपर तैरने लगी। उसका शरीर वहीं जम गया। उसकी आंखों में अभी भी भ्रम के भाव थे और अगले ही पल उसका सिर हवा में उछल गया, तुरंत बिक गया। यासुओ की आकृति बिना रुके एक भूत की तरह भीड़ के बीच से गुजरती रही। वाइल्ड वन की लंबी तलवार के हर वार के साथ बिजली की एक घातक चमक निकलती थी, जो सटीकता और दक्षता के साथ जिंदगियां काटती थी। स्काई स्वॉर्ड के सदस्य आमतौर पर लगभग लेवल 20 के थे और अच्छी तरह से सुसज्जित थे, लेकिन यासुओ के सामने वह कागज की तरह नाजुक थी। उनके हमले यासुओ के अविश्वसनीय रूप से तेज शरीर को निशाना बनाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये तो एक तरफा नरसंहार था। दूसरी ओर गैंडाल्फ शुरू से अंत तक चुपचाप एक ही स्थान पर खड़ा रहा। उसके हाथ उसकी चौड़ी आस्तीनों में दबे हुए थे और उसका चेहरा उसके हुड के नीचे छिपा हुआ भावहीन था, मानो उसके सामने हो रहा खूनी नरसंहार महज एक तमाशा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था। वह एक निश्चित जादूगर था। एक बार जब वे अपना कदम उठा लेंगे तो संभवतः यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। युद्ध की अफरा-तफरी में उसके सैनिक एक के बाद एक गिरते चले गए। उस गंजे हटे कटे आदमी ने तलवार के एक ही वार के बाद अपने आधे स्वास्थ्य अंग खो दिए। भय एक ठंडी लहर की तरह पल भर में उसके सारे क्रोध और तर्क पर हावी हो गया। राक्षस, यह आदमी निश्चित रूप से लेवल 15 का तलवारबाज नहीं है। ये तो बिल्कुल ही राक्षस है। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। उसने एक तीखी दहाड़ मारी। अब उसे अपनी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं थी और वह भागने के लिए मुड़ गया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने अन्य अधीनस्थों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वह एक ही सांस में 70 या 80 मीटर दौड़ गया। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहता था। उन्हें पता चला कि हत्यारे ने उनका पीछा नहीं किया था। उसने दबे स्वर में राहत की सांस ली। हालांकि अगले ही पल गंजे आदमी को अचानक अपनी छाती में ठंडक महसूस हुई। वह अचरज से नीचे देखने लगा। बिजली की कड़कती हुई तलवार की नोक पहले ही उसकी छाती को भेद चुकी थी। वह कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से हमारे पीछे नहीं भागा। यासुओ ने धीरे से अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। गंजा हटा कटा आदमी खून के तालाब में पड़ा था। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। उसने एक दानव देवता जैसी आकृति को देखा। उसकी आंखों में असीम पश्चाताप और भय भरा हुआ था।
तुम असल में हो क्या? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वह चुप हो गया। जू हुआई ने अपनी तलवार म्यान में डाली और वहीं खड़ा रहा। पूरी प्रक्रिया सुचारू और त्वरित थी, जिसमें 30 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। जब स्काई स्वॉर्ड का आखिरी सदस्य भी मारा गया तो युद्ध क्षेत्र में फिर से सन्नाटा छा गया। वातावरण में केवल खून की तीव्र गंध ही व्याप्त थी। दूर खड़े स्वतंत्र पेशेवर अविश्वास से घूर रहे थे, मानो वे पत्थर के समान स्तब्ध रह गए हों। यह अपमानजनक है। उसने अकेले ही पूरी टुकड़ी का नरसंहार कर दिया। अंत में जिस दृश्य में गंजे मांसल व्यक्ति की हत्या की जाती है, वह विशेष रूप से चौंकाने वाला है। वह लगभग तुरंत ही दूसरे पक्ष के पीछे प्रकट हो गया। ये बेहद विचित्र था। दुबला पतला युवक, जो पहले यासुओ के साथ टीम बनाना चाहता था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या वह सचमुच ऐसे हत्यारे देवता के साथ हाथ मिलाना चाहता था? कुछ देर की खामोशी के बाद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। दौड़ो दौड़ो, यहाँ कुछ भयानक होने वाला है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। मानो किसी सपने से जागकर सभी ने कालकोठरियों में संघर्ष करने में अपनी सारी रुचि खो दी और पक्षियों और जानवरों की तरह इधर उधर भागने लगे, बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाने के लिए सबसे दूर की दिशाओं में दौड़ पड़े। स्काई स्वॉर्ड के लोग जल्द ही सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच जाएंगे। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम गोलीबारी की चपेट में आने का जोखिम उठाएंगे। जू हुआई ने भागते हुए अकेले यात्रियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने यासुओ को नियंत्रित किया और शांत भाव से कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर स्थित उस टेलीपोर्टेशन पत्थर की ओर बढ़ा, जिससे हल्की सी चमक निकल रही थी। पत्थर की शिला पर 4 विकल्प चुपचाप तैर रहे थे। कृपया कालकोठरी की कठिनाई का स्तर चुनें। साधारण, कठिनाई, बुरा अनुभव, विपदा। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और बिना किसी झिझक के सीधे आखिरी विकल्प की ओर इशारा किया, जो कि गहरे खून जैसे लाल रंग का था। विपदा। पत्थर की शिला पर खून जैसे लाल रंग का एक भंवर प्रकट हुआ, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती थी। फिर वे दोनों एक के बाद एक प्रकाश के विकृत द्वार में प्रवेश कर गए और उनकी आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। अध्याय 52, छाया दलदल का स्वामी। सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी और फिर तुरंत गायब हो गई। जू हुआई की आंखों के सामने का दृश्य पल भर में बदल गया। कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर स्थित पत्थर की पट्टिका की जगह एक अंधेरी और सुनसान विशाल गुफा दिखाई देने लगी। हवा में सड़ती हुई वनस्पति और नम मिट्टी की मिलीजुली तेज और तीखी दुर्गंध फैली हुई थी। गुफा की छत बेहद ऊंची है, जिस पर उभिकाई हल्की हरी चमक बिखेर रही है, जिससे छिटपुट रोशनी और छाया पड़ रही है, लेकिन ये गहरे अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चारों ओर केवल स्टेलेक्टाइट से गिरती पानी की बूंदों की आवाज ही गूंज रही थी और पोखरों से टकराकर पानी को गहरा और रहस्यमय बना रही थी, जिससे उस जगह का माहौल और भी भयावह हो गया था। बिना किसी झिझक के जू हुआई ने निर्णायक रूप से अपनी चेतना यासुओ के शरीर से निकाल ली। आगे होने वाली लड़ाइयों को एआई पर छोड़ा जा सकता है। उसे केवल एक दर्शक बनकर चुपचाप इस नरसंहार का आनंद लेना था। भनभनाहट। जैसे ही जू हुआई की चेतना उसके शरीर में वापस आई, अचानक ही बिना किसी चेतावनी के उसके बगल के अंधेरे से एक अविश्वसनीय रूप से तेज काली छाया निकल आई। यह एक दोमुही चाबुक जैसी जीभ थी, जिसका सिरा गहरे हरे रंग की जहरीली रोशनी से चमक रहा था और यह सीधे यासुओ की कनपटी की ओर लक्ष्य थी। बेहद तेज। अगर जू हुआई नियंत्रण में होता तो शायद उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता। हालांकि यासुओ का शरीर हिल गया। उसका शरीर अविश्वसनीय कोण पर पीछे की ओर झुक गया, जिससे वह घातक प्रहार से बाल बाल बच गया। उसकी लंबी जीभ लगभग उसकी नाक की नोक को छू गई। उसके द्वारा चलाई गई मछली जैसी गंध वाली हवा ने उसके छोटे बालों को बिखेर दिया। इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि वह पूरी तरह से संभल पाता, उसके हाथ में मौजूद वाइल्ड वन लॉन्ग स्वॉर्ड बिजली की एक चमक में बदल गई और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ऊपर की ओर वार करने लगी। तेज आवाज, तारांकन, बिजली चमकी और खून के छींटे उड़ गए। लंबी जीभ जड़ से कट गई थी और उसमें से काला खून तेजी से बाहर निकला। -890। भयावह क्षति का आंकड़ा अंधेरे से बाहर आया। इसके बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। दर्द से कराहती हुई वह काली आकृति जम सी गई। अंततः वह हल्के हरे प्रकाश के सामने आ गई। इसके बाद जू हुआई ने इसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। ये लगभग 3 मीटर लंबी एक विशाल छिपकली थी, जिसका पूरा शरीर गहरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था, जो लगभग आसपास की चट्टानी दीवारों में घुल मिल गया था। अगर एआई की प्रतिक्रिया की गति, जो मानवीय सीमाओं से कहीं अधिक है, न होती और अगर नियंत्रण मेरे हाथ में होता, तो उस हमले में या तो मेरी मौत हो जाती या मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। शैडो स्वैम्प लिजार्ड LV18 एलीट। स्वास्थ्य अंक 4110/5000। कौशल, विष प्रहार, छाया में छिपना, त्वचा को मजबूत बनाना। सिर्फ एक कुलीन राक्षस की रक्षा क्षमता इतनी अधिक है। एक ही तलवार के वार से यासुओ के स्वास्थ्य का 1/5वां हिस्सा भी कम हो गया। हालांकि मुसीबत तो अभी शुरू ही हुई थी। वूश 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 वूश। अगले ही पल अंधेरे में चारों दिशाओं से अचानक दर्जनों लाल आंखें चमक उठी। इसके तुरंत बाद तेज सरसराहट की आवाजों की एक घनी श्रृंखला सुनाई दी। दर्जनों जहरीली जीभों ने विभिन्न खतरनाक कोनों से एक घातक जाल बुना, जिसने यासुओ और गैंडाल्फ को पूरी तरह से घेर लिया। सही समय पर पीछे हटने के बजाय यासुओ ने निर्णायक रूप से आगे बढ़कर गैंडाल्फ को अपने पीछे ढाल बना लिया। थंडर आर्मर। धमाका। आकाश में बिजली की एक तीव्र लहर उठी, जो पल भर में उसके शरीर पर एक शानदार बैंगनी रंग के बिजली के कवच में तब्दील हो गई। डिंग 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 डिंग। असंख्य लंबी जीभें थंडर आर्मर पर उग्रता से प्रहार कर रही थीं, जिससे धातु की झंझनाहट की एक श्रृंखला उत्पन्न हो रही थी। -215, -231, -208... यासुओ के सिर के ऊपर क्षति संख्याओं की एक श्रृंखला घनी रूप से तैरने लगी। थंडर आर्मर की रोशनी एक स्पष्ट गति से मंद पड़ने लगी, लेकिन यासुओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे बिजली की एक धुंधली सी चमक पैदा हुई, क्योंकि वह उन छाया दलदली छिपकलियों पर बेतहाशा वार करने लगा जो उसकी पहुंच के भीतर थी। -977 जोड़ 297 -1012 जोड़ 301। इस समय वाइल्ड वन लॉन्ग स्वॉर्ड से जुड़ा लाइफ स्टील गुण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तलवार के प्रत्येक वार से भारी क्षति तो होती थी, लेकिन साथ ही साथ शुद्ध जीवन ऊर्जा का प्रवाह वापस आता था, जिससे उसकी खोई हुई सेहत तेजी से बहाल हो जाती थी। सत्ता में इस बदलाव के साथ यासुओ वास्तव में दर्जनों कुलीन राक्षसों के संयुक्त हमले का सामना करने में सक्षम रहा। उसी समय उसके पीछे खड़े गैंडाल्फ ने आखिरकार हरकत की। उसने धीरे से साधारण लकड़ी की छड़ी उठाई।
उसके नकाब के नीचे से प्राचीन और अस्पष्ट शब्द उसके होठों से फूट पड़े। पल भर में ही पूरी गुफा का तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देने लगे और दीवारों और जमीन पर तेजी से सफेद पाले की एक परत फैल गई। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मुहर, भनभनाहट। एक शुद्ध शीतल लहर जो आत्मा को जमा देने में सक्षम प्रतीत होती थी, गैंडाल्फ के केंद्र से एक वलय के रूप में तेजी से बाहर की ओर फैल गई। क्लिक क्लिक क्लिक, ये जहां भी जाता है सब कुछ मुरझा जाता है। यासुओं पर बेतहाशा हमला कर रहे शैडो स्वैम्प लिजार्ड्स के चेहरों पर दिख रही क्रूरता और बर्बरता पल भर में जम गई। उनकी हरकतें थम गईं और उनके शरीर तेजी से ठोस बर्फ की एक मोटी परत से ढक गए। महज एक सेकंड में पूरा युद्ध क्षेत्र बर्फ की मूर्तियों के एक प्रदर्शनी हॉल में परिवर्तित हो गया। तब जू हुआई को एहसास हुआ कि 30 से अधिक शैडो स्वैम्प लिजार्ड उन पर हमला कर रहे थे। अगर यह कोई अन्य लेवल 15 एडवेंचर टीम होती तो शायद वे इतने भयानक हमले के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाते और मौके पर ही खत्म हो जाते। -3990, पाला पड़ने से नुकसान, -3905, पाला पड़ने से क्षति। बर्फ की सभी मूर्तियों के सिर के ऊपर एक साथ क्षति संख्याओं की एक भयावह श्रृंखला दिखाई दी। शैडो स्वैम्प लिजार्ड, जिसकी सेहत पहले से ही आधी से कम थी, ठोस बर्फ में अनगिनत प्रकाश के कणों में बदलने से पहले एक भी आवाज निकालने का समय भी नहीं मिला। बाकी सभी गहरी अवस्था में जम गए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, मानो वध के लिए भेड़ बकरियों की तरह हो गए हों। बिना किसी झिझक के यासुओ ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़कर अंधाधुंध तरीके से दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। तलवार की रोशनी की एक चमक दिखी और बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। एक एक करके बर्फ की मूर्तियां चकनाचूर हो गईं। लेवल 18 के शैडो स्वैम्प लिजार्ड को हराएं और 560 अनुभव प्राप्त करें। मारा गया। नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार बजती रहीं, मानो स्क्रीन नोटिफिकेशन से भर गई हो। जैसे ही अंतिम शैडो स्वैम्प छिपकली पराजित हुई, गैंडाल्फ से उन्नयन का एक सुनहरा प्रकाश निकला। उसका स्तर LV 6 तक पहुंच गया है। दोनों ने जल्दी से युद्ध क्षेत्र को साफ किया, गिरी हुई सभी सामग्री को उठाया और गुफा के अंदर और गहराई में चले गए। गुफा जू हुआई की कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ी थी। आप जितना अंदर जाएंगे, जगह उतनी ही खुली होती जाएगी। ऊपर की ओर चमकती हुई काई और घनी होती गई, जिससे आसपास के वातावरण में एक भयानक हरी चमक फैल गई। आगे एक विशाल भूमिगत दलदल दिखाई दिया। गहरे हरे रंग की मिट्टी में बुलबुले उठ रहे थे और उससे एक दुर्गंधयुक्त दुर्गंध निकल रही थी। जू हुआई ने यासुओ के पैर की उंगलियों को दलदल के किनारे से छूने की कोशिश की। -10, क्षति की मात्रा नगण्य पाई गई। हालांकि नुकसान कम होता है, लेकिन एक बार इसमें फंस जाने पर आपकी गतिविधियां बुरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगी और आप एक आसान शिकार बन जाएंगे। यासुओ, जो अभी भी आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था, ने थंडर आर्मर को सक्रिय किया और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए दलदल के किनारे ठोस जमीन पर कदम रखा। कभी-कभी कुछ और भी विचित्र दिखने वाले जानवर दलदल से बाहर निकलकर अचानक हमला कर देते थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी को यासुओ की तलवार ने स्पष्ट और निर्णायक रूप से मार गिराया। लगभग 5 मिनट बाद आगे की सड़क पूरी तरह से अंतहीन दलदल में समा गई। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आने वाली अन्य साहसिक टीमें आमतौर पर दूसरी तरफ के एक संकरे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से होकर जाना पसंद करती हैं। हालांकि रास्ता लंबा है, लेकिन सुरक्षित है, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। गैंडाल्फ चुपचाप दलदल के किनारे तक गया और कुछ क्षण के लिए चुपचाप उसका अवलोकन किया। उन्होंने अपना डंडा फिर से खड़ा किया। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मुहर। वही चाल, लेकिन कहीं अधिक आश्चर्यजनक प्रभाव के साथ। अत्यधिक ठंडी ऊर्जा एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे सामने फैले विशाल दलदल को सहला रही थी। उबलता हुआ कीचड़ तुरंत शांत हो गया। गुगु द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैस हल्के हरे रंग के बर्फ के क्रिस्टलों में जम गई। दलदल में अचानक सैकड़ों मीटर लंबी और लगभग 100 मीटर चौड़ी पाले से ढकी एक सड़क प्रकट हो गई। यासुओ ने लोहे की तरह सख्त बर्फ पर हल्के कदमों से कदम रखा, मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। वे दोनों जमे हुए दलदल पर एक के बाद एक चलते रहे। चमकती बर्फ के माध्यम से नीचे कीचड़ में जमे हुए अनगिनत विचित्र दलदली जानवरों को विभिन्न स्थितियों में संघर्ष करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जू हुआई के अनुभव का स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही वे दोनों फ्रॉस्टी एवेन्यू के मध्य में पहुंचे, मेरे पैरों के नीचे जमी बर्फ में अचानक हल्का सा कंपन हुआ। इसके तुरंत बाद बर्फ के नीचे से एक गहरी गर्जनापूर्ण आवाज गूंजी। गड़गड़ाहट, बर्फ की पूरी सतह हिंसक रूप से कांप उठी। आगे बर्फ पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी, जो मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैलने लगी। सभी पिछले राक्षसों की संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक भयावह शक्ति तेजी से जागृत हो रही है। धमाका, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना। उनके ठीक 100 मीटर आगे स्थित बर्फ की परत अचानक फट गई। बर्फ और गहरे हरे रंग की मिट्टी के अनगिनत टुकड़े आसमान में उड़ गए। धुंध और कीचड़ के बादल के बीच एक विशाल काली छाया धीरे धीरे बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ी। शैडो स्वैम्प का स्वामी क्रैकन LV 20 प्रलयकारी बॉस। स्वास्थ्य अंक 1,00,000/1,00,000 अध्याय 53। मुझे नहीं पता, हम भी अभी अभी पहुंचे हैं। उसका विशाल शरीर बर्फ को चीरता हुआ निकला, मानो कीचड़ से मांस का पहाड़ उठ रहा हो। इसका मुख्य शरीर एक फूले हुए विशालकाय मेढक जैसा दिखता है, जिसकी गहरे हरे रंग की त्वचा पर मवाद भरे दाने होते हैं जिनसे लगातार दुर्गंधयुक्त बलगम निकलता रहता है। लेकिन इसकी पीठ पर 8 मोटे चिकने टेंटिकल्स उगते हैं जो एक विशाल अजगर की तरह बेतहाशा हिलते हैं। सबसे भयावह बात इसका विशाल मुंह है, जो इसके कानों की जड़ों तक फटा हुआ है, जिसमें कोई दांत नहीं है, केवल केराटिन की परतें हैं जो मांस पीसने वाली मशीन जैसी दिखती हैं। क्रैकन की एकमात्र आंख गहरे लाल रंग की और धुंधली बर्फ पर मौजूद 2 छोटी आकृतियों पर टिकी हुई थी। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोल दिया। कर्क, एक तीखी गर्जना एक दृश्यमान गहरे हरे रंग की ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गई जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसके तुरंत बाद इसकी 8 भुजाएं नीचे कीचड़ में धंस गईं, और जब उन्हें वापस बाहर निकाला गया, तब तक वे विष और गाद के मिश्रण से बने 8 विशाल गोले बना चुकी थीं। वूश वूश वूश, 8 विषैले कीचड़ के बम 8 सीटी बजाते तोप के गोलों की तरह आकाश को चीरते हुए निकले और यासुओ और गैंडाल्फ के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। हालांकि यासुओ पहले ही वहां से गायब हो चुका था। बिजली की चमक तेजी से दूर चली जाती है। वह बिजली की एक जेड आकार की किरण में परिवर्तित हो गया और बिना एक खरोंच भी आई गोलियों की घनी बौछार के बीच से सहजता से निकल गया। गैंडाल्फ के कार्य बिल्कुल अलग थे। उसके पास यासुओ जैसी फुर्तीली हरकतें नहीं थीं। गोलियों की बौछार पड़ते ही उसने तुरंत बाईं ओर एक कदम बढ़ाया।
बस एक कदम, एक विषैले कीचड़ के बम ने उसके वस्त्र के किनारे को छूते हुए वहीं विस्फोट कर दिया जहां वह खड़ा था, जिससे एक गहरा धधका हुआ गड्ढा बन गया। वह एक और आधा कदम पीछे हट गया। एक और जहरीला कीचड़ बम उसकी हुड के किनारे से थोड़ा आगे बर्फ पर गिरा। हर कदम बिल्कुल समयबद्ध था, मानो अत्यंत सटीकता के साथ गणना की गई हो और हमले के आने से ठीक पहले आखिरी क्षण में हमेशा बचने का एकमात्र रास्ता मिल जाता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यही भयावह पहलू है जो युद्ध को ठंडे गणित में बदल देता है। अब हमारी बारी है। जू हुआई का इरादा बता दिया गया था। बचने के उस संक्षिप्त क्षण में यासुओ का शरीर अचानक ऊपर उठ गया। उसकी लंबी तलवार बिजली की तरह कड़कने लगी। गरजता हुआ वार, विनाश की शक्ति से भरपूर 10 मीटर लंबी बिजली की तलवार जैसी आभा ने क्रैकन के विशाल शरीर पर भयंकर प्रहार किया। उसी क्षण गैंडाल्फ अपनी जगह पर रुक गया। उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। 3 जलते हुए उल्कापिंड अचानक कहीं से प्रकट हुए। अपनी लंबी आग उगलती पूंछ को पीछे छोड़ते हुए ये ठीक क्रैकन के सिर के शीर्ष पर जा टकराए। धमाका धमाका, गरज और विस्फोटों की आवाजें आपस में मिलकर पूरी गुफा को कपकपा रही थी। आओ, क्रैकन ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। तलवार की प्रचंड ऊर्जा ने उसके शरीर पर एक गहरा झुलसा हुआ घाव छोड़ दिया, जिससे हड्डी दिखाई देने लगी, जबकि उल्कापिंडों की बौछार ने उसके सिर को खून से लथपथ कर दिया। इसके सिर के ऊपर से क्षति के चौंका देने वाले आंकड़े उभरने लगे। कर्क, दलदल के स्वामी ने दर्द भरी चीख निकाली। उसके स्वास्थ्य अंकों में तुरंत 1/3 की गिरावट आ गई। उसने गहरी सांस ली, उसका पेट ऊपर की ओर फूल गया और फिर उसने पंखे के आकार में अत्यधिक जहरीली सांस की एक धारा बाहर निकाली। गहरे हरे रंग का जहरीला कोहरा पलक झपकते ही लगभग 100 मीटर के दायरे में फैल गया। बर्फ की सतह तेजी से घिसने लगी, जिससे एक तीखी आवाज उत्पन्न हुई और सफेद धुएं के गुबार उठने लगे। उसी समय उसका शरीर धीरे धीरे डूबने लगा, मानो वह दलदल में वापस गोता लगाना चाहता हो। यही कारण है कि क्रैकन से निपटना इतना मुश्किल है। अनगिनत साहसी दल इसकी उस बेशर्म रणनीति से हारकर मारे गए हैं, जिसमें ये कमजोर स्वास्थ्य होने पर भाग जाता है और फिर पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद घात लगाकर फिर से हमला करने के लिए सामने आता है। जब तक टीम में जल या उड़ान श्रेणी का कोई सदस्य न हो, तब तक इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आज इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा है। ये समय है। गैंडाल्फ की शांत स्थिर आवाज गूंज उठी। उन्होंने अपना डंडा फिर से खड़ा किया। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। भनभनाहट, दूसरी बार भीषण ठंड की लहर भूमिगत स्थान में फैल गई। हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थ नमी के साथ मिलकर पल भर में अनगिनत छोटे छोटे हल्के हरे रंग के बर्फ के क्रिस्टलों में जम गए, जो खड़खड़ाहट करते हुए जमीन पर गिर गए। ठंडी हवा के दोबारा तेज झोंके से क्रैकन का विशाल शरीर जम गया और उसका नीचे उतरना अचानक रुक गया। इसका निचला शरीर नीचे की बर्फ से पूरी तरह से जुड़ गया था, जिससे ये हिलने डुलने में असमर्थ हो गया था। अब यासुओ मानो टेलीपोर्टेशन के जरिए क्रैकन के बगल में प्रकट हो गया। बिजली की मोहर, वाइल्ड वन के हाथ में मौजूद लंबी तलवार चकाचौंध कर देने वाली बिजली की तरह चमक उठी जब उसने क्रैकन के फूले हुए शरीर पर हमलों की बौछार कर दी। -1150, -1201, -1188 ... बॉस के सिर के ऊपर से क्षति संख्याओं की एक श्रृंखला झरने की तरह नीचे गिरती हुई दिखाई दी। क्रैकन ने दर्दनाक दहाड़ मारी। उसकी 8 तंतु आसपास की बर्फ पर बेतहाशा वार कर रही थी और वह यासुओ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यासुओ की आकृति उसके विशाल शरीर पर लगातार चमकती रही। हर बार जब उसका कोई टेंटेकल हिलता तो वह लाइटनिंग स्ट्राइक मार्क का उपयोग करके पहले ही किसी दूसरे मार्क पर टेलीपोर्ट हो जाता, जिससे बॉस के हमले पूरी तरह से चूक जाते। यह एक अनाड़ी विशालकाय प्राणी की तरह है जो फुर्तीले मच्छर के काटने से बुरी तरह घायल है, फिर भी अपनी परछाई की एक झलक भी नहीं देख पाता। क्रक, जब उसकी सेहत आधी रह गई तो क्रैकन की इकलौती आंख अचानक खून की तरह लाल हो गई। उसकी पीठ पर फोड़े जैसे दिखने वाले उभार हिंसक रूप से मचलने लगे और फिर अचानक फट गए। पफ पफ पफ, असंख्य गहरे हरे रंग के विष मूसलाधार बारिश की तरह चारों दिशाओं में फैल गए। यह एक अंधाधुंध व्यापक क्षेत्र में किया गया हमला है। यासुओ ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, तुरंत वाइल्ड रश को सक्रिय किया और उसकी गति फिर से बढ़ गई। वह जहर की बारिश से बाल बाल बच निकला। हालांकि गैंडाल्फ पहले ही हमले की सीमा से बाहर निकल चुका था। उसके निषिद्ध मंत्र अब कूलडाउन पर हैं। हम बस यासुओ का प्रदर्शन देख सकते हैं। जब विष की वर्षा रुकी तो क्रैकन की आभा भी कमजोर हो गई। यासुओ ने इस अवसर का फायदा उठाया और फिर से करीब आ गया। लाइटनिंग मार्क की 5 परतें एक साथ जमा होकर तुरंत विस्फोटित हो जाती हैं। धमाका, आकाश से बिजली की एक तेज चमक आए और क्रैकन के सिर पर जोर से लगी। -3540, बॉस का शरीर बुरी तरह कांप उठा और वह कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो गया। सब खत्म हो गया। यासुओ ने दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई। तलवार की नोक नीचे की ओर थी। उसके शरीर की सारी बिजली की शक्ति तलवार में समाहित हो गई। गरजता हुआ वार, हंसना, विनाश की आभा से गूंजती हुई लंबी तलवार ने एक दैवीय दंड की तरह क्रैकन के विशाल सिर को ऊपर से नीचे तक भेद दिया। -5899, बॉस के सिर के ऊपर से एक चमकीला लाल रंग का क्रिटिकल हिट नंबर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। उसका विशाल शरीर कुछ बार हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी एकमात्र आंख की रोशनी तेजी से मंद पड़ गई और अंत में वह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया और अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गया। शैडो स्वैम्प लॉर्ड क्रैकन लेवल 20 को हराएं, 15,000 अनुभवन प्राप्त करें। छप छप, बर्फ पर बिखरा हुआ लूटा हुआ माल का एक विशाल ढेर मिला। जू हुआई ने नीली रोशनी से जगमगाते कुछ दुर्लभ उपकरणों पर एक नजर डाली और फिर उनकी रुचि खत्म हो गई। हालांकि दोनों ही दुर्लभ गुणवत्ता के हैं, फिर भी ओएजी द्वारा निर्मित उपकरण गुणों के मामले में इन साधारण वस्तुओं से कहीं बेहतर हैं। हालांकि सामग्रियों के ढेर में से कुछ वस्तुओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उनसे एक विशेष चमक निकल रही थी। क्रैकन का विष थैला, दलदल का हृदय, तुम भाग्यशाली हो। जू हुआई का दिल हिल उठा। ये वे दुर्लभ सामग्रियां हैं जिनकी आवश्यकता स्टार एंड मून सेट बनाने के लिए होती है। इस बॉस को मारना व्यर्थ नहीं गया। दोनों ने जल्दी से अपना लूटा हुआ सामान इकट्ठा किया और गुफा के अंदर और गहराई में चले गए। बाकी का सफर सुगम रहा। जो भी जानवर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करेगा, गैंडाल्फ के दुनिया को नष्ट करने वाले निषिद्ध मंत्र के सामने उसका केवल एक ही अंजाम होगा, या तो मृत या विकलांग। यासुओ को एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपना अधिकांश समय पीछे पीछे चलते हुए सामान इकट्ठा करने में बिताया।
इस तरह की धोखाधड़ी वाली विधि का इस्तेमाल करके गैंडाल्फ का लेवल भी तेजी से बढ़ गया। LV7, LV8। जब वह 8वें स्तर पर पहुंचा तो उसकी मानसिक शक्ति ने आसानी से 1000 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया था। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा से निकलने वाले अग्निगोलों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई। इसकी रेंज अधिक है और यह अधिक शक्तिशाली है। अक्सर एक बार निषिद्ध मंत्र का प्रयोग हो जाने के बाद आगे के क्षेत्र में कोई भी जीवित नहीं बचता है। एक औसत टीम के लिए सामान्य कठिनाई स्तर पर भी कालकोठरी के प्रवेश द्वार से अंतिम बॉस क्षेत्र तक पैदल चलने में कम से कम पूरा 1 दिन लग जाएगा, और उन्होंने ये काम 1 घंटे से भी कम समय में कर दिया। इसका एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि गैंडाल्फ की माना शक्ति बहुत तेजी से समाप्त हो जाती है। जब ये लगभग खाली हो जाती है तो उसे लगभग हमेशा मोफियस से प्राप्त उच्च स्तर की माना शक्ति बहाल करने वाली औषधि पीने की आवश्यकता होती है। यह अत्यधिक मात्रा में नीली ऊर्जा का उपयोग करता है। जब वे गुफा के अंत तक पहुंचे तो अचानक उनके सामने एक मनमोहक दृश्य खुल गया। अब वहां दलदल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा गोलाकार हॉल था। मुख्य हॉल के अंत में कई मीटर ऊंचा एक प्राचीन पत्थर का द्वार खड़ा है, जिस पर जटिल और विचित्र आकृतियां उकेरी गई हैं। उस दरवाजे के पीछे क्या है यह कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि कई शीर्ष टीमों ने इसे तोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जरा सा भी हिला नहीं सका। जैसे ही यासुओ की नजर पत्थर के द्वार पर पड़ी, फुफकार, ऊपर से एक भयानक खरोंच जैसी आवाज आई। अंधेरे गुंबद से एक विशाल छाया खामोशी से नीचे लटक रही थी। वह एक विशालकाय मकड़ी थी जो एक भारी ट्रक जितनी बड़ी थी। काले रेशों से ढके 8 खंड 8 नुकीले भाले जैसे दिखते हैं। पेट फूला हुआ, मरोड़ता हुआ, पीला सफेद मांस का गोला था जो अनगिनत लाल धब्बों से ढका हुआ था जो मानव आंखों की तरह दिखते थे। शैडो स्वयं वेब वीवर अराकनी LV22 कैटाक्लिस्मिक बॉस। स्वास्थ्य अंक 1,50,000 बटा 1,50,000। कौशल विषैली मकड़ी का रेशम, मकड़ियों का झुंड, मृत्यु आलिंगन। इससे पहले कि दोनों कोई प्रतिक्रिया कर पाते, अरचनी ने पहला हमला कर दिया। उसके पेट का मांस अचानक सिकुड़ गया और ऊपर से पूरे हॉल को ढकने वाला एक विशाल मकड़ी का जाला नीचे आ गिरा। उसी समय उसने अपना भयानक मुंह खोला और अनगिनत छोटी छोटी सफेद गेंदें बाहर थूक दी। छोटी छोटी गेंदें हवा में ही फट गईं और सैकड़ों छोटी बेहद जहरीली मकड़ियों में बदल गईं, जो फुफकारते हुए उन दोनों की ओर बढ़ीं। गैंडाल्फ ने धीरे से अपनी छड़ी उठाई। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। बूम 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 बूम। आकाश से 5 विशालकाय आग के गोले लंबी लपटों के साथ नीचे उतरे। आग सभी मकड़ी जैसे जीवों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आग के गोले के संपर्क में आते ही विशाल मकड़ी का जाला जलकर राख हो गया। उन निडर नन्ही मकड़ियों को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे भयंकर आग की लपटों में जलकर राख हो गईं। इस अंतिम बॉस से निपटना रास्ते में मिले क्रैकन से भी आसान था। मकड़ियों के बच्चों के चले जाने के बाद यासुओ को चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जंगली और अनियंत्रित, उसने धीमी सी चीख निकाली और उसकी मांसपेशियां तुरंत तन गईं, जिससे एक उग्र आभा उत्पन्न हुई। उसके हाथों में लंबी तलवार लहरा रही थी, जिससे अर्चनित के विशाल शरीर पर लगातार प्रहार करते हुए परछाइयों का एक चकाचौंध भरा नजारा बन रहा था। गैंडाल्फ ने अपना दूसरा निषिद्ध मंत्र पढ़ना समाप्त कर दिया है। 1000 मील लंबी बर्फ। अत्यधिक ठंडी बर्फ ने तुरंत बॉस के पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गईं। सतह में इस बदलाव के साथ कभी अजय माने जाने वाला 150,000 HP वाला कैलामिटी लेवल बॉस उन दोनों के सामने आश्चर्यजनक रूप से कमजोर दिखाई दिया। इसमें कुल मिलाकर 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। एक जोरदार चीख के साथ अर्चनित का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे चारों ओर बिखरा हुआ मलबा फैल गया। दुर्भाग्यवश स्टार एंड मून सेट के लिए अभी भी कोई ब्लूप्रिंट उपलब्ध नहीं है। जो हुआ हतोत्साहित नहीं हुआ, वैसे भी उन्हें इस कालकोठरी में तब तक जूझना ही था जब तक वे इसे उब न जाएं। उस स्थान से बाहर निकलने से पहले उसने यासुओ को नियंत्रित करके विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचाया और उसे धकेलने की कोशिश की। पत्थर का द्वार बिल्कुल स्थिर रहा, मानो वह पूरे पहाड़ में समाहित हो गया हो। ऐसा लगता है कि कुछ विशेष ट्रिगरिंग स्थितियों की आवश्यकता है। जो हुआई ने मन बना लिया और बिना देर किए गैंडाल्फ के साथ तेजी से उस जगह से निकल गया। शैडो स्वयं डेमन गुफा के बाहर। जब वे दोनों आकृतियां टेलीपोर्टेशन पत्थर के सामने फिर से प्रकट हुई तो उनके आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से असामान्य था। इसी समय साहसी लोगों का एक और समूह कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वे एक घेरे में खड़े थे, जमीन पर पड़े स्काई स्वॉर्ड सदस्यों के शवों की ओर इशारा कर रहे थे। उनके चेहरे सदमे और भय से भरे हुए थे। हे भगवान, क्या नीले आकाश की तलवार के सभी लोग यहाँ मर चुके हैं? ये किसने किया? कितना निर्दयी! ये तो कमाल होने वाला है। स्काई स्वॉर्ड तो पक्का पागल हो जाएगा। एक तेज नजर वाले साहसी ने यासुओ और गैंडाल्फ को कालकोठरी से बाहर निकलते हुए देखा और तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ा। भाई, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ अभी क्या हुआ है? उसने जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गपशप से भरा हुआ था। इन लोगों को किसने मारा? यासुओ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने कंधे उचकाए। उसके मुखौटे के नीचे उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। उसने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हम भी अभी अभी पहुंचे हैं। इतना कहने के बाद भी उसने उस अचंभित यात्री को नजरअंदाज कर दिया। डिंग, कालकोठरी शैडो स्वैम्प कैवन रीसेट हो गई है। एक ठंडी भावहीन सिस्टम सूचना सुनाई दी। यासुओ और गैंडाल्फ मुड़े और सभी के आश्चर्य के बीच एक बार फिर खून जैसे लाल रंग के पोर्टल में प्रवेश कर गए। अध्याय 54, पत्थर का द्वार खुलता है। डोंगहाई शहर, जो परिवार का पुराना निवास स्थान था। पिछवाड़े के बगीचे में बने मंडप में चांदी जैसे बालों वाला और जोशीले स्वभाव का एक बुजुर्ग व्यक्ति सीधा बैठा था। उनके हाथ में चाय का कप था। उनकी हरकतें धीमी और सधी हुई थीं। ये जो परिवार के वर्तमान मुखिया जो टिंग थे। आंगन के बाहर जो फैंग धीरे धीरे चलकर बूढ़े व्यक्ति के सामने रुका और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। पिताजी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जो टिंग ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई, बस धीरे से हम कहा। उन्होंने चाय की एक घूंट ली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। मैंने सुना है कि कुछ देर पहले लू क्यूई की पिटाई हुई थी। पिताजी, आपको क्या हो गया है? जो फैंग ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। जो टिंग ने चाय का प्याला धीरे से पत्थर की मेज पर रखा, जिससे एक कुरकुरी आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था कि माँ और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, और तुमने इस तरह से उनका ख्याल रखा है। सौभाग्य से लूची इस बार ठीक है, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या आपने हमारे जो परिवार के भाग्य के बारे में सोचा है?
जो फैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आवाज दबी हुई थी। यह मेरी गलती थी। मैंने लू क्यूई को परेशान करने वाले व्यक्ति को मारने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। भविष्य में जब लूची बाहर जाएगा तो मैं उसकी सुरक्षा के लिए और अधिक लोगों की व्यवस्था करूंगा। जो टी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह केवल अपनी नाक से एक हल्की सी गुनगुनाहट निकाल रही थी। उसने विषय बदल दिया। इसके अलावा तुम और लियू यूरू को जल्दी से एक और पी लेना चाहिए। लू क्यूई अंततः जो परिवार का सदस्य नहीं है। हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक आप परिवार के मुखिया न बन जाएं और फिर जो परिवार को किसी दूसरी नस्ल के व्यक्ति के हवाले कर दें। इसलिए जब तक आप जवान हैं, एक पी लें। ये सुनकर जो फैंग के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जब से लियू यूरू ने जो परिवार में शादी की है, तब से उसने उसे कभी अपना हाथ भी छूने नहीं दिया। बच्चे पैदा करने की तो बात ही छोड़िए। हम संतान के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये शब्द जोर से नहीं कहे। अगर मैं ये बात जोर से कह देता तो बुरा आदमी मुझे मेरी अक्षमता के लिए डांटता। जो फैंग इस अपमान को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सका और चुपचाप सिर हिला दिया। जो टीम ने दोबारा अपना चाय का कप उठाया और तैरती हुई चाय की पत्तियों पर फूंक मारी। जहां तक जो हुआई का सवाल है, मैंने सुना है कि लियू यूरू ने तुम्हें घर से निकाल दिया, क्या ये सच है? जो फैंग थोड़ा अकड़ गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ, हुआई, उसने ई लेवल के पेशे में दाखिला ले लिया और लियू यूरू ने उसे निकाल दिया। वह अब उस विला में रहता है जिसे उसकी मां ने पीछे छोड़ दिया था। जो टीम ने शांत भाव से ओह कहा, मानो वह कोई मामूली बात सुन रही हो। ई लेवल प्रोफेशनल, वह अब जो परिवार की सदस्य बनने के योग्य नहीं है। मुझे लियू यूरू के ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। जो फैंग ने अपनी बगल में छिपी मुट्ठी को भींच लिया, बल के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए, लेकिन वह चुप रहा। जो टीम ने आगे कहा, दादा के रूप में क्रूर होने और अपने परिवार के प्रति कोई स्नेह न दिखाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। दुनिया का यही नियम है, जो सबसे योग्य है वही जीवित रहता है। हमारा जो परिवार लाशों के पहाड़ों और खून के सागरों से निकलकर यहाँ तक पहुंचा है। आप जानते हैं कि परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में उस पर लगे श्राप को तोड़ने के लिए कितने संसाधन खर्च किए हैं। मेरा मानना है कि जो परिवार ने उसके लिए जरूरत से ज्यादा किया है। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह स्वयं ही है, क्योंकि वह इतना निकम्मा है और उसने एक बेकार पेशे को जन्म दिया है। उसे उस विला में अपने हाल पर छोड़ दो। उसे हर दिन कुछ खर्चा जरूर देना ताकि वह भूख से न मर जाए। जो फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके गले में रुई का गुच्छा अटक गया हो। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह केवल एक शब्द ही बोल पाया। हाँ, जो टिंग उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न प्रतीत हुई और उसका लहजा नरम पड़ गया। वैसे राष्ट्रीय परीक्षाएं खत्म होने के बाद ये की बेटी का जन्मदिन होगा। ये जेंटियन से इस बारे में चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालें। येशी के जन्मदिन पर हमने लू क्यूई की सगाई की पार्टी भी साथ में आयोजित की। उस समय दुगुना सुख प्राप्त होगा। इसी दौरान जो हुआई धीरे धीरे नींद से जाग उठा। खिड़की के बाहर आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और कमरे में केवल एक हल्की रोशनी वाला लैंप जल रहा था। उसने डिजिटल घड़ी पर नजर डाली, 5 घंटे और बीत चुके थे। यह अत्यधिक नींद आने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो हुआई ने अपनी थोड़ी दर्द करती कनपटी को रगड़ा और अपना ध्यान अपने मन पर केंद्रित किया। उनका पहला काम दोनों क्लोनों की जांच करना था। अपनी नींद के दौरान यासुओ और गैंडाल्फ शैडो स्वयं में अथक मशीनों की तरह कालकोठरियों को लगातार नष्ट करते रहे। जैसे जैसे गैंडाल्फ का स्तर बढ़ता गया, वे दोनों मानचित्रों को साफ करने में और भी अधिक कुशल होते गए। उसी क्षण यासुओ के शरीर से उन्नयन की एक सुनहरी रोशनी गायब हो गई। उनका स्तर बढ़ाकर LV-16 कर दिया गया है। गैंडाल्फ, जो पीछे पीछे चल रहा था और अपना अनुभव साझा कर रहा था, 10वें स्तर पर पहुंच गया था। डोपेलगैंगर पैनल गैंडल्फ वर्ग, अद्वितीय गुप्त वर्ग, SS रैंक निषिद्ध मंत्र जादूगर। स्तर LV-10-010000। स्वास्थ्य अंक 2580/2580। माना पॉइंट्स 6100/6100। शक्ति 431। फुर्ती 399। स्टेमिना 456। मानसिक शक्ति 1289। जादुई क्षति 1588। शारीरिक रक्षा 305। जादुई प्रतिरोध 685। जो हुआई की आंखें चमक उठी। यह SS रैंक का पेशा है। लेवल 10 पर ही उसके आंकड़े लेवल 15 के यासुओं से भी आगे निकल जाते हैं। विशेष रूप से 1500 से अधिक का जादुई नुकसान, ये वास्तव में भयावह है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि गैंडाल्फ ने एक नए स्तर 10 के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। आर्केन बैरियर लेवल 1, 500 मैना खर्च करके ये कास्ट करने वाले के चारों ओर एक अटूट सुरक्षात्मक कवच बनाता है, जो हर तरह के नुकसान को रोक सकता है। ये कवच कास्ट करने वाले की अधिकतम मैना का 10 गुना तक अवशोषित कर सकता है। ये कवच 5 मिनट तक रहता है और इसका कूलडाउन 1 मिनट का है। जो हुआई की सांसें अचानक तेज हो गईं। अधिकतम माना का 10 गुना। गैंडाल्फ की वर्तमान माना सीमा 6100 को देखते हुए क्या आर्केन बैरियर 60,000 से अधिक अंकों के नुकसान को झेलने में सक्षम नहीं होगा? ये तो बहुत डरावना है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि हालांकि गैंडाल्फ में विस्फोटक क्षति पहुंचाने की क्षमता थी, लेकिन वह बहुत नाजुक था और किसी के करीब आने पर आसानी से निष्क्रिय स्थिति में आ जाता था। लेकिन अब इस कौशल के साथ वह चिंता पूरी तरह से गायब हो गई लगती है। एक अजय ढाल जो 5 मिनट तक रहती है और जिसका कूलडाउन 1 मिनट का होता है। ये तो लगभग एक बग है। उन कुछ घंटों के दौरान उन दोनों ने कैलामिटी कठिनाई स्तर पर शैडो स्वयं कैबिन को कम से कम 5 या 6 बार खेला। मैं विभिन्न सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा एकत्र करने में सफल रहा। हालांकि जो हुआई को सबसे ज्यादा जिस स्टार मून सेट की चाह थी, उसका केवल एक और ब्लूप्रिंट ही गिराया गया। ये स्टार एंड मून गॉन्टलेट्स का ब्लूप्रिंट है। ड्रॉप आउट दर वाकई बेहद निराशाजनक है। इस समय शैडो स्वयं डेमन केव के सबसे गहरे हिस्से में एक अंतिम अनिच्छुक चीख के साथ अंतिम कुलीन राक्षस शैडो स्वयं वेब वीवर जमीन पर गिर पड़ा। यासुओ और गैंडाल्फ इंस्टेंस से बाहर निकलने और अगले रीसेट का इंतजार करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक तभी गड़गड़ाहट, पूरा हॉल अचानक बुरी तरह हिलने लगा, मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। गुफा की छत से कंकड़ हल्की हल्की आवाज के साथ गिरे। यासुओ ने तुरंत गैंडाल्फ को अपने पीछे छिपा लिया और सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा। भूकंप के झटकों का स्रोत मुख्य हॉल का सबसे गहरा हिस्सा प्रतीत हो रहा था। वह बेहद भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ खुल रहा था।
कालकोठरी के भीतर मौजूद किसी भी अन्य आभा की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन और वीरान आभा दरवाजे के पीछे से निकली। अध्याय 55 उन्नयन की पवित्र भूमि। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलते देख जो हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। क्या चल रहा है? छिपा हुआ तहखाना। मैंने दरवाजे को कई बार रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन यह जरा भी नहीं हिला। इस बार तो यह अपने आप ही क्यों खुल गया? जो हुआई के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, क्योंकि उसने दोनों परिदृश्यों के बीच के अंतरों का तेजी से विश्लेषण किया। सबसे बड़ा अंतर यह है कि गैंडाल्फ 10वें स्तर पर पहुंच चुका है। उसके कौशल अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं में वृद्धि के कारण मानचित्र को साफ करने की उसकी दक्षता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। इस बार उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में ही लेवल पार कर लिया। क्या ये पत्थर के दरवाजे को खोलने की कुंजी हो सकती है? आपको 30 मिनट के भीतर अंतिम बॉस को हराना होगा। जो हुआई मन ही मन सोचने लगा और उसे इसके अलावा कोई और कारण समझ नहीं आया। अगर ऐसा है तो यह वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ तक कि लेवल 20 के सभी सदस्यों वाली एक विशिष्ट टीम को भी कैलामिटी कठिनाई स्तर पर शैडो स्वैम्प कैवन को पार करने में कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। लेवल 30 या उससे अधिक के खिलाड़ी कालकोठरी की लेवल सीमा को पार कर जाएंगे और उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस दरवाजे के पीछे क्या है? चूंकि हम पहले से ही यहाँ थे, इसलिए हमने यहीं रुकने का फैसला किया। जो हुआई यासुओ और गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए एक के बाद एक गहरे अंधेरे में प्रवेश कर गया। हालांकि वे अंदर केवल कुछ ही कदम चले थे। जो हुआई ने तीखे स्वर में भौहें चढ़ाईं, तुरंत रुक गया और तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही उन्होंने गेट से अंदर कदम रखा, यासुओ और गैंडाल्फ के स्वास्थ्य अंक 100 अंक प्रति सेकंड की दर से घटने लगे। -100 ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के पीछे की जगह में एक अदृश्य घातक जहर फैल गया हो। एक बार अंदर कदम रख देने के बाद आपको लगातार नुकसान पहुंचता रहेगा। यासुओ और गैंडाल्फ के पास इस समय केवल 3000 से थोड़े अधिक स्वास्थ्य अंक हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शायद वे दोनों आधे मिनट से भी कम समय में मर जाएंगे। बाहर जाकर कुछ दूध पिलाने वाली दायों को ढूंढो। जो हुआई ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। इस बारे में तो बात ही न करें कि क्या हम कोई विश्वसनीय उपचार ढूंढ सकते हैं। क्या होगा अगर मैं उस जगह से बाहर निकलकर वापस आऊं और वह पत्थर का दरवाजा जिसे मैंने आखिरकार खोलने में कामयाबी हासिल की थी फिर से बंद हो जाए? इसके अलावा जिस दर से खून बह रहा है, अगर हमें कई वैद्य मिल भी जाएं तो भी शायद वे स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। जो हुआई के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से ऐसे छिपे हुए नक्शों में खतरे का स्तर जितना अधिक होता है, पुरस्कार भी उतने ही अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह हार मानना वाकई बहुत मुश्किल है। कुछ क्षण सोचने के बाद जो हुआई की नजर गैंडाल्फ पर पड़ी। एक विचार से ही उसने गैंडाल्फ को अपना डंडा उठाने के लिए नियंत्रित किया। जादुई अवरोध, भनभनाहट। अचानक ही रहस्यमयी ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा, जो गैंडाल्फ के शरीर पर संघनित होकर अनगिनत नीले प्रतीकों से बनी लगभग मूर्त अर्ध पारदर्शी ढाल में तब्दील हो गया। ढाल की सतह प्रकाश से जगमगा रही थी, जिससे अविनाशिता का आभास हो रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुरक्षात्मक परत अदृश्य विष से होने वाले नुकसान का सामना कर सकती है। जो हुआई, जिसने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया हुआ था और जिसने अपनी ढाल को सक्रिय कर लिया था, एक बार फिर पत्थर के द्वार से अंदर चला गया। -100 क्षति के वही परिचित आंकड़े एक बार फिर सामने आ गए। लेकिन इस बार गैंडाल्फ के स्वास्थ्य अंक नहीं घटाए गए, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर मौजूद जादुई सुरक्षा कवच का मूल्य घटाया गया। जो हुआई बेहद खुश था। गैंडाल्फ की ढाल का मूल्य 60,000 से अधिक है। यदि शील्ड समाप्त भी हो जाती है तो भी स्किल का कूल डाउन केवल 1 मिनट का होता है और इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये तो मानो असीमित रिफिल के साथ जेल से बाहर निकलने का फ्री कार्ड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हुआई ने तुरंत एक निर्णय लिया। एहतियात के तौर पर यासुओ को प्रवेश द्वार की रखवाली करने को कह दें। गैंडाल्फ अकेले ही यह पता लगाने के लिए अंदर गया कि आखिर क्या हो रहा है। गैंडाल्फ चलने लगा और अंधकार की गहराई में चला गया। मेरे सामने का दृश्य प्राचीन पत्थर की सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जो नीचे की ओर सर्पिलाकार रूप में जाती हैं। जैसे जैसे वह और अंदर जाता गया, दोनों ओर की चट्टानी दीवारों पर धूल से ढकी मशालें बिना किसी चेतावनी के स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी। लपटें एक अजीब रहस्यमय नीले रंग की थीं। आग की लपटों से निकलने वाली रोशनी ने चट्टान की सतह पर बनी विकृत और विचित्र आकृतियों को रोशन कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी भी क्षण जीवित हो उठेंगी। धरती की गहराई से एक ठंडी हवा कर्कश आवाज के साथ उठी, जिसमें सड़ी हुई गंध थी। जैसे जैसे जो हुआई नीचे की ओर बढ़ता गया, उसे उन विचित्र जानवरों का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। पूरा वातावरण विचित्र रूप से शांत था। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार घुमावदार सीढ़ियां आकर खत्म हो गईं। नीचे का दृश्य अचानक खुल गया। गैंडाल्फ के सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जो अनंत तक फैला हुआ प्रतीत होता था। गलियारा जर्जर हालत में था, जिसमें विभिन्न विचित्र जानवरों के कंकाल जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो अनगिनत वर्षों से मौन पड़े थे। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और आगे बढ़ता रहा। मेरे पैरों के नीचे एक गहरे हरे रंग की गैस हल्के पर्दे की तरह फैलने लगी। गैंडाल्फ की ढाल का मूल्य भी धीरे धीरे 100 अंक प्रति सेकंड से बढ़कर 150 अंक हो गया। फिर कुछ ही समय बाद नुकसान फिर से बढ़ गया। -200 जैसे जैसे जो हुआई आगे बढ़ता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। अपनी ढाल की शक्ति में भारी गिरावट देखकर उसने उसे पूरी तरह से बहाल करने के लिए तुरंत आर्केन बैरियर का पुनः प्रयोग किया। इस जहर से होने वाला नुकसान इतना गंभीर है कि शायद किसी भी अन्य टैंक वर्ग के लिए भी इसे सहन करना संभव न हो। इस छिपे हुए नक्शे की कठिनाई भयावह रूप से उच्च है। केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली ढाल वाले निषिद्ध जादूगर ही यहाँ मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। जल्द ही गैंडाल्फ गलियारे के अंत तक पहुंच गया। यहाँ और भी विचित्र जानवरों के कंकाल थे जो घनी तरह से एक साथ पैक किए गए थे, लगभग एक छोटा पहाड़ बना रहे थे। हड्डियों के बीच से केवल एक संकरा मार्ग मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जो हुआई गैंडाल्फ को वश में करने और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह गलियारे से बाहर निकला, लगातार घट रहा शील्ड का मूल्य अचानक रुक गया। जो हुआई ने राहत की सांस ली। देखने से ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र विषाक्त पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। वह आगे बढ़ता रहा। अचानक पीछे से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। जो हुआई आश्चर्य से पीछे मुड़ा। जिस गलियारे से वे आए थे, उसका निकास द्वार धीरे धीरे एक विशाल द्वार से बंद कर दिया गया। हमारे भागने का रास्ता बंद हो गया है। उसी समय सामने स्थित हड्डियों के पहाड़ से चटकने की कई आवाजें सुनाई दी।
अचानक जमीन पर बिखरी हुई अनगिनत खोपड़ियों के बीच से भयानक हरी आत्मा की ज्वालाओं के गुच्छे प्रज्वलित हो उठे। वे बिखरे हुए कंकाल मानो अदृश्य धागों से खींचे जा रहे हों, तेजी से फिर से जुड़ने लगे। अमर युद्ध पशु LV30 कुलीन। स्वास्थ्य अंक 1000। कौशल अस्थि आक्रमण, मरे हुए प्राणी का काटना। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्रकार की क्रियाविधि सक्रिय हो गई हो। 1, 2, 10, 100। उनके चारों ओर अधिकाधिक कंकालनुमा जानवर प्रकट होने लगे, जो हड्डियों के पहाड़ से पुनर्जीवित होकर लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे थे। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मरे हुए युद्ध राक्षसों ने गैंडाल्फ को घेर लिया। ये देखकर जू हुआई को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। निषिद्ध मंत्रों का प्रयोग करने वाले सबसे कम भयभीत होते हैं, खासकर जब शत्रुओं की संख्या अधिक हो। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गैंडाल्फ ने धीरे से अपनी छड़ी उठाई और उनके होठों से प्राचीन शब्द निकल पड़े। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। बूम। उसके सिर के ऊपर का आकाश किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चीर फाड़ कर दिया गया प्रतीत हो रहा था। भयंकर लपटों से घिरा एक विशालकाय पोर्टल अचानक प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक आग की लंबी लकीरों वाले विशाल उल्कापिंड उस द्वार से प्रलयकारी आपदा की तरह गिरने लगे। बूम बूम बूम। धरती बुरी तरह कांप उठी। हर उल्कापिंड के गिरने से एक बड़ा विस्फोट होता है। आग की एक भीषण लहर चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। न पुनर्जीवित हुए मरे हुए युद्ध राक्षसों को एक अच्छा हमला करने से पहले ही आग की लपटों में चूर चूर होकर राख में तब्दील कर दिया गया। पलक झपकते ही अनगिनत विशालकाय कंकाल चूर चूर होकर धूल में मिल गए। स्तर 30 के अनडेड वॉर बीस्ट को हराएं और 2000 अनुभव अंक प्राप्त करें। स्तर 30 के अनडेड वॉर बीस्ट को हराएं और 2000 अनुभव अंक प्राप्त करें। जू हुआई के मन में सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर झरने की तरह उमड़ रहे थे। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपका क्लोन गैंडाल्फ 11वें स्तर पर पहुंच गया है। गैंडाल्फ के शरीर से उन्नयन की एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। जू हुआई की आंखें पल भर में चमक उठी। विनीत अच्छा है। ये जगह अपने कौशल को निखारने के लिए स्वर्ग समान है। अध्याय 56 3 मृतानाशाह। उल्कापिंडों की बौछार के बाद के झटके अभी तक शांत नहीं हुए थे और जलने की गंध अभी भी हवा में फैली हुई थी। हड्डियों के पहाड़ पर टूटी हुई हड्डियों से एक बार फिर चटकने की आवाज निकली। आत्माओं की असंख्य हल्की हरी ज्वालाएं पुनः प्रज्वलित हुईं। मरे हुए युद्ध राक्षसों की दूसरी लहर एक बार फिर तेजी से एकजुट हो गई। उन्होंने एक खामोश दहाड़ मारी। उनकी खोखली आंखें नीचे गैंडाल्फ पर टिकी हुई थीं और फिर वे एक ज्वार की तरह नीचे की ओर उमड़ पड़े। नुकीले पंजे, दांत और हड्डी के उभार। हमले लगातार होते रहे, लेकिन गैंडाल्फ के शरीर के चारों ओर बहने वाले रहस्यमय प्रतीकों ने उन सभी को अवरुद्ध कर दिया था। -571, -411, -602... गैंडाल्फ के सिर के ऊपर क्षति संख्याओं की एक घनी श्रृंखला बारिश की बूंदों की तरह दिखाई दी। आर्केन बैरियर की रोशनी दृश्य गति से मंद पड़ गई। पलक झपकते ही 60,000 से अधिक शील्ड पॉइंट्स में से लगभग आधे खर्च हो गए। हालांकि जू हुआई को कोई जल्दी नहीं थी। वह चुंबक की तरह पतंगों को आकर्षित करने वाले बल पर स्थिर खड़े रहकर गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहा था। जब उनके आसपास जागृत हुए मरे हुए युद्ध राक्षसों की संख्या 100 से अधिक हो गई तो स्थिति और भी जटिल हो गई। तभी उसने गैंडाल्फ को अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को धीरे धीरे उठाने की अनुमति दी। प्राचीन अक्षरों को फिर से गाया गया। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। भनभनाहट, भीषण ठंड लहरों की तरह फैल गई। पलक झपकते ही कंकालनुमा युद्ध पोतियां जो कुछ क्षण पहले ही बेतहाशा हमला कर रही थी, चमकती हुई बर्फ की मूर्तियों में परिवर्तित हो गईं। पलक झपकते ही हड्डियों का विशाल पहाड़ एक भयानक हिमखंड में बदल गया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपका क्लोन गैंडाल्फ 12वें स्तर पर पहुंच गया है। उन्नयन की एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। जैसे जैसे गैंडाल्फ का स्तर बढ़ता है, उसकी माना शक्ति तुरंत फिर से भर जाती है। अपने चरम पर, आपको माना पोषण पीने की भी जरूरत नहीं है। हिमखंड के नीचे और भी कंकाल कांपने लगे, मानो उनका सिलसिला कभी खत्म न होने वाला हो। लेकिन मोटी बर्फ ने गैंडाल्फ को बहुमूल्य समय दे दिया। जब वे मरे हुए युद्ध राक्षस बर्फ तोड़कर बाहर निकले। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा का कूलडाउन बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मोहर का कूलडाउन भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद जो हुआ वह अपेक्षित था, उसी के अनुरूप निषिद्ध मंत्रों से शुद्धिकरण किया गया। धमाका, उल्कापिंडों की बौछार हुई, जिससे हिमखंड पिघल गए और मरे हुए युद्ध के जानवर जलकर राख हो गए। भनभनाहट, बर्फ हजारों मील तक फैल गई, जिससे नवजात युद्ध के जानवर जम गए और आग की अगली बारिश के लिए परिस्थितियां बन गईं। यहाँ बर्फ और आग की सिम्फनी ने एक विनाशकारी सिम्फनी का रूप धारण कर लिया। पूरा भूमिगत क्षेत्र विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हो गया था। यदि इसकी अनूठी संरचना न होती तो यह संभवतः बहुत पहले ही ढह गया होता। जमीन पर उस विचित्र जानवर का एक भी पूरा कंकाल दिखाई नहीं दे रहा था। निषिद्ध मंत्रों की निरंतर बमबारी के कारण सभी हड्डियां बारीक धूल में तब्दील हो गईं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपका क्लोन गैंडाल्फ 14वें स्तर पर पहुंच गया है। उन्नत सुनहरी रोशनी एक बार फिर से तेज चमक उठी। जू हुआई ने खाली जगह को देखा और अब भी कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रहा था। इतना ही, ये वाकई निराशाजनक है। इससे गैंडाल्फ का पद केवल 4 अंक ही बढ़ा। बड़ी संख्या में मौजूद मरे हुए युद्ध राक्षसों का पूरी तरह से सफाया हो गया। आगे हड्डियों के चूरे के ढेर के पार गैंडाल्फ के सामने एक नया रास्ता दिखाई दिया। जू हुआई ने गलियारे को पार करते समय उसका मार्गदर्शन किया। मेरे सामने का नजारा अचानक खुल गया। ये स्थान एक विशाल गोलाकार चौक जैसा दिखता है। चौक में अभी भी कंकाल बिखरे पड़े हैं। हालांकि यहाँ मिले कंकाल केवल विचित्र जानवरों के ही नहीं हैं। ऐसे और भी कई हैं जो स्पष्ट रूप से मनुष्यों से संबंधित हैं। जू हुआई ने हड्डियों के बीच बिखरे हुए, लंबे समय से खोए हुए कई उपकरण भी देखे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय यहाँ विचित्र जानवरों और मनुष्यों के बीच एक क्रूर और खूनी लड़ाई छिड़ी थी। इसका परिणाम संभवतः दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह स्थिति होगी। उसने गैंडाल्फ को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया और लापरवाही से उस विशालकाय जानवर की पसलियों में फंसी हुई युद्ध कुल्हाड़ी को उठा लिया। कुल्हाड़ी के ब्लेड पर जगह जगह खरोंचें थीं और उसका हैंडल सड़ा हुआ और खराब हो चुका था। क्षयकारी टाइटन की युद्ध कुल्हाड़ी। गुणवत्ता उत्कृष्ट 3 सितारे। स्तर LV30। विशेषताएं दूषित, देखा नहीं जा सकता। विशेष प्रभाव क्षतिग्रस्त, देखा नहीं जा सकता। नोट, ये कभी देवताओं का रक्त पीने वाली युद्ध कुल्हाड़ी थी, लेकिन समय ने इसकी धार कुंद कर दी है।
शायद कोई सच्चा कुशल कारीगर इसकी पुरानी शान को वापस ला सकता है। शानदार, 3 सितारे। जू हुआई की आंखें चमक उठी। इसके बाद उसने आसपास के इलाके की छानबीन की और कुछ और उपकरण बरामद किए। एक टूटी हुई लंबी तलवार, एक चकनाचूर कवच और छेदों से भरे जूतों की एक जोड़ी। बिना किसी अपवाद के वे सभी लेवल 30 के एपिक उपकरण थे। दुर्भाग्यवश वे सभी सड़े हुए और अनुपयोगी थे, लेकिन जू हुआई ने इसे जाने नहीं दिया। उसने धातु के इन बेकार टुकड़ों को सावधानीपूर्वक अपने स्थानिक घेरे में रख दिया। ओएजी को बाद में इसका अध्ययन करने दें, शायद वह वास्तव में इसकी मरम्मत कर सके और इसकी पुरानी शान को बहाल कर सके। जिस समय जू हुआई गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहा था, उसी समय वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बिखरे हुए कचरे को उठा रहा था। गोलाकार चौक के ठीक बीचों बीच एक असाधारण रूप से विशालकाय भयानक खोपड़ी की 2 काली आंखों के गड्ढों से अचानक 2 भयावह हरी लपटें निकली। वाह! अचानक एक ठंडी नम हवा चलने लगी। इसके बाद पूरा चौक हल्का हल्का कांपने लगा। जू हुआई को तुरंत ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉस की लड़ाई शुरू होने वाली है। और वास्तव में यही स्थिति थी। चौक के केंद्र में अनगिनत विशालकाय कंकाल, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बुलाए गए हों, तेजी से इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में एक अविश्वसनीय रूप से विशालकाय परग्रही जानवर का कंकाल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। यह एक विशाल 4 पैरों वाले जानवर जैसा दिखता है, लेकिन इसके 3 भयंकर सिर हैं। 3 सिर वाला अनडेड अत्याचारी LV30 आपदा स्तर का बॉस। स्वास्थ्य अंक 1,00,000/1,00,000। ये देखकर जू हुआई ने बिना कुछ कहे तुरंत गैंडाल्फ को अपनी छड़ी उठाने का आदेश दिया। पहले जाना एक फायदा है। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। हालांकि तीनों अत्याचारी शवों की प्रतिक्रिया जू हुआई की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। आकाश से गिरते प्रलयकारी उल्कापिंड का सामना करते हुए उसका बायां सिर अचानक ऊपर उठा और एक तीखी चीख निकाली। जमीन से अनगिनत हड्डियों के टुकड़े उठे और तेजी से उसके सिर के ऊपर जुड़कर एक अविश्वसनीय रूप से मोटी हड्डियों की दीवार जैसी बाधा बना ली। बूम बूम बूम, उल्कापिंडों की बौछार हड्डी की दीवार से टकराई, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। हड्डियों की वह दीवार गैंडाल्फ के पूरे बल से किए गए हमले को झेल गई, लेकिन ये दरारों से भी ढका हुआ था। एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया था और हड्डियों के चूर चूर में बदल गया था, जो हर जगह बिखर गया था। ये देखकर जू हुआई को तुरंत एहसास हो गया कि यह बॉस कुछ हद तक परेशानी वाला है। बिना किसी झिझक के उसने गैंडाल्फ पर नियंत्रण छोड़ दिया। अब उन्हें एआई के सूक्ष्म प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ऐसा लगता है कि बॉस को इसलिए ठेस पहुंची क्योंकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग गई थी। उसका दाहिना सिर अचानक गैंडाल्फ की ओर मुड़ा और उसने एक तीखी दहाड़ मारी। एक अदृश्य ध्वनि तरंग पलक झपकते ही अंतरिक्ष को पार कर गई और गैंडाल्फ की ओर बढ़ गई। यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था और इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। जू हुआई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। मुझे आश्चर्य है कि इस कदम का क्या प्रभाव होगा। परिणामस्वरूप गैंडाल्फ ध्वनि तरंग से प्रभावित हुआ और उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। शरीर की सतह पर मौजूद आर्केन बैरियर की सुरक्षात्मक क्षमता में भी कोई कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो यह एक साधारण सी दहाड़ हो। इस दृश्य ने न केवल जू हुआई को बल्कि और भी लोगों को अचंभित कर दिया। यहाँ तक कि तीनों अमर तानाशाहों के तीनों विशालकाय सिर भी कुछ क्षण के लिए रुक गए। वह थोड़ा भ्रमित भी लग रहा था। जू हुआई को यह नहीं पता था कि बॉस का हमला, सोल शॉक, किसी भी भौतिक या जादुई सुरक्षा को नजरअंदाज कर सकता है और सीधे लक्ष्य की आत्मा पर हमला कर सकता है। मजबूत मानसिक क्षमता वाले पेशेवरों को लंबे समय तक चक्कर आने की समस्या का अनुभव हो सकता है। जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है, उनकी आत्माएं तो मौके पर ही नष्ट हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो जाती है। हालांकि जू हुआई के नियंत्रण से मुक्त हो चुके गैंडाल्फ के पास बिल्कुल भी आत्मा नहीं थी। हाँ, लेकिन ये तो बस एक ठंडी, भावहीन न्याय है। आत्मा के हमले उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं। कुछ क्षणों के सदमे के बाद क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। 3 सिरों वाले अत्याचारी के केंद्रीय सिर ने अचानक अपना भयानक मुंह खोल दिया। एक भयंकर भयावह हरी लौ ऐसे निकली जैसे कोई बांध टूट गया हो। एआई द्वारा नियंत्रित गैंडाल्फ ने तुरंत बचाव की कार्रवाई की, लेकिन आग की लपटों से घिरा क्षेत्र बहुत बड़ा था। हालांकि वह समय रहते बच गया, फिर भी आग की लपट की धार से उसे हल्का सा घाव हो गया। -12,391। गैंडाल्फ के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्षति चिन्ह दिखाई दिया। सौभाग्य से उसके पास आर्केन बैरियर है, अन्यथा इस हमले से उसकी तुरंत मौत हो जाती। हालांकि रहस्यमयी हरी लौ को जादुई अवरोध ने रोक दिया, लेकिन इसके बुझने का कोई संकेत नहीं दिखा। हड्डी से चिपके कीड़े की तरह ये ढाल की सतह पर जलता रहा। -521, -522, -531। नुकसान के आंकड़े एक के बाद एक सामने आते रहे। अध्याय 57। क्या यह एक अलग तरह की आग है? भयानक हरी लपटें हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह लग रही थी। ये रहस्यमय अवरोध से चिपक गया, तेजी से जल रहा था और एक सरसराहट की आवाज निकाल रहा था। जू हुआई का दिल बैठ गया। इस आग से होने वाला नुकसान बहुत अधिक है। सौभाग्यवश 14वें स्तर पर पहुंचने के बाद गैंडाल्फ की मानसिक शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। आर्केन बैरियर का शील्ड मूल्य भी 80,000 के आंकड़े को पार कर गया। फिलहाल तो यह अभी भी टिक सकता है। ऐसा लग रहा था मानो तीनों मरे हुए अत्याचारी एक बार फिर आग उगलने वाले हों। एआई द्वारा नियंत्रित गैंडाल्फ ने निर्णायक रूप से अपनी छड़ी उठाई। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। अत्यधिक ठंड की ऊर्जा फिर से फैल गई। पूरा गोलाकार प्लाजा पल भर में बर्फ की मोटी परत से ढक गया। उस अमर अत्याचारी के तीनों सिर, जो अभी अभी खुले थे, और उनसे निकलने वाली ज्वालाएं ठोस बर्फ में जम गईं। अगले ही पल उसके गले में आग की लपटें फूट पड़ीं। -5871, -8121। सबसे पहले नुकसान जमी हुई भूमि से हुआ। दूसरा, इसके द्वारा उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रिया है। क्या ये संभव भी है? ये दृश्य देखकर जू हुआई अपनी हंसी नहीं रोक सका। इस बॉस ने खुद को उड़ा लिया। गर्जन। उस अमानवीय अत्याचारी ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, हिंसक रूप से अपना सिर घुमाया और अपने मुंह पर जमे बर्फ के टुकड़ों को चकनाचूर कर दिया। तीनों सिरों की आंखों के गड्ढों के भीतर भयानक हरी आत्मा की ज्वालाएं हिंसक रूप से झिलमिला रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वे अत्यधिक क्रोधित थे। इसके दाहिने सिरे ने अचानक अपना विशाल मुंह खोल दिया। इससे एक अजीब सी ध्वनि निकली, जैसे किसी विशाल जहाज की सीटी की आवाज हो।
पलक झपकते ही चौक पर बिखरे हुए अजीबोगरीब जानवरों के अवशेष एक बार फिर से प्रकट हुए और तेजी से फिर से जुड़ने लगे। पलक झपकते ही 5 मीटर ऊंचे कई कंकालनुमा दैत्य बन गए। ये विशालकाय जीव अनाड़ीपन से चलते थे, लेकिन उनके हर कदम से जमीन कांप उठती थी। वे आगे बढ़े और गैंडाल्फ की ओर दौड़ पड़े। जू हुआई के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, क्योंकि वह इस गतिरोध को तोड़ने का तरीका सोचने लगा था। क्लोन प्राप्त करने के बाद से यह अब तक का सबसे मुश्किल बॉस है जिसका सामना उसने किया है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उल्का वर्षा का शीतलन प्रभाव अब प्रभावी हो गया है, लेकिन वह आदमी इसे रोकने के लिए हड्डियों की दीवार का इस्तेमाल जरूर करेगा। 10,000 माइल्स ऑफ आइस वास्तव में नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका कूलडाउन समय बहुत लंबा है। यहां तक कि एक निष्क्रिय कौशल के साथ भी जो कूलडाउन को 30% तक कम कर देता है। इसमें अब भी पूरे 63 सेकंड का समय लगता है। इस तरह की क्षति के साथ इसे पूरी तरह से नष्ट होने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। गैंडाल्फ निश्चित रूप से 15 मिनट और नहीं टिक सकता था। टकराना, उसके मन में यह विचार अभी आया ही था कि एक कंकालनुमा दैत्य उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी विशाल हड्डी की मुट्ठी, जिसमें अपार शक्ति थी, गैंडाल्फ के जादुई अवरोध से टकराए। -5320। एक चौंका देने वाली क्षति का आंकड़ा सामने आया। गैंडाल्फ का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ता हुआ दूर स्थित दीवार से बुरी तरह टकरा गया। वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ और एआई ने तुरंत उसे एक नया आर्केन बैरियर जोड़ने के लिए निर्देशित किया, लेकिन उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उस विशालकाय लाश के बीचों बीच स्थित सिर से एक बार फिर हरे रंग की लपटों का वह घना सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही गैंडाल्फ ने अपना संतुलन वापस पाया, आग की लपटें ठीक उसी समय उसकी चपेट में आ गईं। -21,055। एक ऐसा क्षति का आंकड़ा जो समान स्तर के किसी भी खिलाड़ी को हताश करने के लिए पर्याप्त था। ढाल पर विस्फोट हो गया। नवगठित ढाल तुरंत 1/4 कम हो गई। इतना ही नहीं, हरी लपटें उससे दोबारा जुड़ गईं और लगातार जलने लगीं। -1052, -1066, -1049। गैंडाल्फ के शरीर पर ज्वालाएं तेज हो गईं और उसकी ढाल की शक्ति खतरनाक दर से गिरने लगी। स्थिति बेहद नाजुक है। जू हुआई की निगाहें 3 सिर वाले मरे हुए अत्याचारी पर टिकी हुई थी। दाईं ओर का सिर कंकाल के विशालकाय रूप और हड्डियों की दीवार को नियंत्रित करता है। बीच वाले सिर से आग की लपटें निकलती हैं। बाएं सिर पर रिहाई का गैंडाल्फ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सफलता का बिंदु दाहिनी ओर के सिर पर है। उनके मन में शीघ्र ही एक साहसिक योजना आकार लेने लगी। जब उल्कापिंडों की वर्षा शुरू होगी, तो यह निश्चित रूप से अपनी दाहिनी खोपड़ी के साथ हड्डी की दीवार को छोड़ देगी। उसी क्षण इसे 1000 मील लंबी बर्फ से जमा दो। इसके जादू टोने को बाधित करो। इसके लिए समय का बेहद सटीक निर्धारण आवश्यक है। अगर यह 1 सेकंड भी तेज हुआ, तो 1000 माइल्स ऑफ आइस पहले हमला करेगा, जिससे दुश्मन सतर्क हो जाएगा। अगर आप 1 सेकंड भी धीमे हुए तो हड्डियों की दीवार बन जाएगी और उल्कापिंडों की बारिश रुक जाएगी। लेकिन अब हमारे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही 1000 मील लंबी बर्फ की परत के पिघलने की अवधि समाप्त हो गई। अब जू हुआई ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और प्राचीन मंत्रों का गायन शुरू हो गया। उसके सिर के ऊपर का अंतरिक्ष एक बार फिर फट गया और जलते हुए उल्कापिंड का पोर्टल धीरे धीरे खुल गया। आशा के अनुसार नीचे मौजूद तीनों मरे हुए अत्याचारियों ने तुरंत अपना दाहिना सिर उठाया और हड्डियों की दीवार खड़ी करने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मानो एक अक्षर बोलने ही वाला हो। इसके तुरंत बाद गैंडाल्फ का दूसरा निषिद्ध मंत्र आया। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। निर्मल ठंड ने ठीक उसी तरह से उस अमर अत्याचारी के तीनों सिरों को ढक लिया था। क्लिक, एक ही समय में 3 विशालकाय मुंह ठोस बर्फ से बंद हो गए। हड्डी की वह दीवार जो अभी अभी संघनित होना शुरू हुई थी, ऊर्जा का सहारा खोते ही तुरंत ढह गई और हड्डी के चूर्ण में बदल गई। ये हो चुका है। जू हुआई बेहद खुश था। आकाश में उल्कापिंडों की वर्षा अब बेरोक-टोक गरजती हुई मरे हुए अत्याचारी के विशाल शरीर से टकरा गई। बूम 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 बूम, इसके ऊपर एक के बाद एक 5 विशाल उल्कापिंड गिरे और फट गए। -6541, -6890, -6622, -6710, -6498। अमर अत्याचारी के सिर के ऊपर विनाशकारी क्षति के कई आंकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। इसकी लंबी हेल्थ बार इतनी तेजी से आधी हो गई कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। आओ, बर्फ के अंदर फंसी वह दर्दनाक गर्जना हास्यास्पद और शक्तिहीन दोनों प्रतीत हो रही थी। उसी समय गैंडाल्फ का पीछा कर रहे कंकालनुमा दैत्यों ने अपना नियंत्रण खो दिया। उनकी हरकतें लड़खड़ा गईं और वे टूटी हुई हड्डियों के ढेर में बदल गए। संकट को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। गैंडाल्फ को एक बहुमूल्य विश्राम प्राप्त हुआ। वह बाल बाल मौत से बच गया, क्योंकि आर्केन बैरियर के टूटने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक बिल्कुल नई ढाल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद हुए युद्धों ने एक रोमांचक और सस्पेंसपूर्ण दौर में प्रवेश किया। जू हुआई ने गैंडाल्फ को इस तरह नियंत्रित किया जैसे कोई कलाकार चाकू की धार पर नाच रहा हो। प्रत्येक निषिद्ध मंत्र को ठीक सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही छोड़ा जाता है। हर स्किल कॉम्बिनेशन त्रुटिहीन था। एक बार फिर अग्नि और बर्फ की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इस शक्तिशाली, निराशा उत्पन्न करने वाले आपदा स्तर के छिपे हुए बॉस ने अंततः निराशा की एक दुख भरी चीख निकाली। उसका विशाल कंकालनुमा शरीर अब और टिक नहीं सका और धड़ाम से गिर पड़ा, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। अमर तानाशाह के पतन के साथ गैंडाल्फ के शरीर में भारी मात्रा में अनुभव अंक इस प्रकार प्रवाहित हुए जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपका क्लोन गैंडाल्फ 15वें स्तर पर पहुंच गया है। उन्नत सुनहरी रोशनी ने इस सुनसान प्राचीन युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया। जू हुआई ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। ये तो वाकई घिनौना है। यहाँ तक कि एसएस रैंक श्रेणी के गैंडाल्फ का इतनी बुरी तरह पराजित होना यह दर्शाता है कि इस छिपे हुए बॉस की ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। दरअसल, अगर गैंडाल्फ आत्माहीन न होता और स्वाभाविक रूप से बॉस के सबसे विचित्र आत्मा हमलों से प्रतिरक्षित न होता, तो वह ऐसा कारनामा हासिल नहीं कर पाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मरे हुए अत्याचारी को अपना ही हाथ काटने के लिए मजबूर करना। अन्यथा परिणाम अभी भी अनिश्चित है। दुर्भाग्यवश ये जू हुआई नामक एक चीट कोड से टकरा गया। हालांकि बॉस मारा गया था, लेकिन गैंडाल्फ से जुड़ी हरी ज्वालाएं अभी तक बुझी नहीं थी। ये पूरे 5 मिनट तक जलता रहा और फिर आर्केन बैरियर के निरंतर प्रवाह के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गया।
जो हुआई ने युद्ध की लूट का निरीक्षण करने के लिए गैंडाल्फ को तुरंत आगे बढ़ाया। टूटी हुई हड्डियों के ढेर के बीच बैंगनी रोशनी से जगमगाता एक खामोशी से पड़ा था। स्टार और मून रोब बनाने का ब्लूप्रिंट। जो हुआई बेहद खुश था। मैंने आखिरकार स्टार और मून सेट के तीनों टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं। इसके अलावा कई बहुमूल्य सामग्रियां हैं जो मृत्यु की एक मजबूत आभा उत्सर्जित करती हैं, जो उच्च स्तरीय अनडेड उपकरण बनाने के लिए मुख्य सामग्रियां हैं। फिर उसकी नजर लाश के अत्याचारी के शव के ठीक बीच में स्थित किसी चीज पर पड़ी। वहां मुट्ठी के आकार की एक रहस्यमयी हरी लौ हवा में चुपचाप मंडरा रही थी। इसका कोई तापमान नहीं है, फिर भी यह एक ऐसी शीतलतापूर्ण आभा उत्सर्जित करता है जो हर चीज को जलाने में सक्षम प्रतीत होती है। जो हुआई आग के गोले को घूरता रहा, उसकी सांसें थम गईं और उसकी आंखों में अविश्वसनीय आनंद की चमक आ गई। ये तो अजीब आग है। अध्याय 58 आत्मा भक्षण करने वाली अधोलोक ज्वाला। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और एक तेज गति से वह तेजी से गहरे हरे रंग की लौ की ओर बढ़ा। पास पहुंचने से पहले ही आपको एक झुलसा देने वाली गर्मी का अनुभव होता है। ये वह गर्मी नहीं है जो आपके शरीर को जला देती है, बल्कि एक अजीब तीव्र गर्मी है जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करती हुई प्रतीत होती है। मेरे दिल की गहराइयों से एक भयावह अनुभूति भी उत्पन्न हुई। जब गैंडाल्फ आग की लपटों से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी अंततः उनकी आंखों के सामने एक संदेश पैनल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अजीबोगरीब ज्वाला, आत्मा भक्षण करने वाली अधोलोक ज्वाला, अज्ञात प्रभाव। यह अग्नि पाताल लोक की गहराइयों से उत्पन्न होती है, जो अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं और द्वेषपूर्ण ऊर्जा से बनी है। एक बार दूषित हो जाने पर यह एक जोंक की तरह होती है, जिसे बुझाना अत्यंत कठिन होता है। जलते समय ये लक्ष्य के शरीर और आत्मा को लगातार झुलसाती है, जिससे मानसिक शक्ति के आधार पर प्रति सेकंड अग्नि और आत्मा को क्षति पहुंचती है। अग्नि कम से कम 15 मिनट तक जलती रहती है, जब तक कि लक्ष्य राख में परिवर्तित न हो जाए या अग्नि प्रवर्तक इसे सक्रिय रूप से वापस न ले ले। जिनकी आत्माएं इस अग्नि से झुलस जाती हैं, उनके आत्मा के पतन और पूर्ण विनाश का एक निश्चित जोखिम होता है। नोट: इस अग्नि को सहन करने के लिए नरकीय आभा के प्रतिघात और अनगिनत आत्माओं की भस्म करने वाली शक्ति को सहना पड़ता है। जीवित रहने की संभावना अत्यंत कम है। ये वाकई एक अजीब आग है। जो हुआई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी सांसें कुछ तेज हो गईं। अजीब आग, ये तो वाकई अद्भुत है। ग्रेट जिया साम्राज्य में और यहाँ तक कि पूरे ब्लू स्टार जगत में भी विचित्र ज्वालाएं अत्यंत दुर्लभ हैं। इसके निर्माण की परिस्थितियां अत्यंत कठिन होती हैं। यह अक्सर केवल कुछ विशेष वातावरणों में ही उत्पन्न होता है जहां ऊर्जा अत्यधिक केंद्रित होती है, या उन स्थानों पर जहां अलौकिक शक्ति वाले और अग्नि के नियम का पालन करने वाले कुछ भयानक बॉस मारे गए हों। हर एक विचित्र ज्वाला का उभरना अनगिनत पेशेवरों के बीच उन्मादी संघर्ष को जन्म देने और यहाँ तक कि खूनी तूफान को भड़काने के लिए काफी है। इसका महत्व स्वतः ही स्पष्ट है। अग्नि तत्व से जुड़े पेशेवरों के लिए विचित्र अग्नि एक अत्यंत मूल्यवान खजाना है। एक बार सफलतापूर्वक आत्मसात और परिष्कृत हो जाने पर न केवल किसी के अग्नि कौशल की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी, बल्कि यह एक अलग प्रकार की अग्नि के विशेष गुण भी प्राप्त कर लेगी, जिससे यह अप्रत्याशित और बचाव करना असंभव हो जाएगी। अफवाहों के अनुसार फ्री फेडरेशन के महान जादूगर, जिन्हें फायर कैलामिटी के नाम से जाना जाता था, वास्तव में केवल ए रैंक के एक्सप्लोसिव फ्लेम मास्टर थे। हालांकि संयोगवश उसे ट्रू सन फ्लेम नामक एक एस रैंक की विलक्षण अग्नि प्राप्त हुई। इस आग के बल पर वह अनुभवी एस क्लास पावर हाउस के साथ भी बिना किसी नुकसान के आमने सामने की टक्कर लेने में सक्षम था। इस प्रकार उसने अपनी महान स्थिति स्थापित की। इससे पता चलता है कि एक शक्तिशाली और रहस्यमयी आग किसी पेशेवर के विकास के लिए कितनी भयावह हो सकती है। युद्ध के अलावा विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं लोहारगिरी, रसायन शास्त्र, निर्माण और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय पाक कला में भी अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। डोंगहाई शहर में स्थित लोहार संघ की शीर्ष स्तरीय लोहार कार्यशाला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत दी ग्रेट अर्थ कोर फायर का एक समूह है। जो हुआई को लगा कि उसके सामने मौजूद आत्मा को भस्म करने वाली पाताल ज्वाला के मुकाबले पृथ्वी की मूल अग्नि कुछ भी नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे जुगनू और चमकदार चंद्रमा के बीच का अंतर होता है। वे तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आग के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। सबसे निचले से सबसे ऊंचे क्रम में ग्रेड डी, सी, बी, ए और एस हैं। यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी की डी स्तर की विचित्र आग भी बाजार में लाखों जिया सिक्कों की आसमान छूती कीमत प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा यह अक्सर उपलब्ध तो होता है लेकिन बिकता नहीं है। अपने सामने मौजूद आत्मा को भस्म करने वाली अधोमुखी ज्वाला को देखकर जो हुआई के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि एक अजीबोगरीब आग को अवशोषित करना आसान काम नहीं है। जितनी अधिक शक्तिशाली वह विचित्र आग होगी, उसका परिणाम उतना ही भयावह होगा। अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को न केवल शरीर और हड्डियों को जलाने वाली लपटों के असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है, बल्कि उस विचित्र अग्नि के स्रोत में निहित हिंसक इच्छाशक्ति के प्रभाव का भी विरोध करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी किसी की आत्मा और शरीर के पूर्ण विनाश का कारण बन सकती है, जिससे वह राख में परिवर्तित हो सकता है। इतिहास में अनगिनत प्रतिभाशाली पेशेवर अजीबोगरीब ज्वालाओं को अवशोषित करने के प्रयास में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए पेशेवर लोग आमतौर पर अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने से पहले पूरी तैयारी करते हैं। सबसे पहले बहुमूल्य विभिन्न ज्वाला पहचान स्क्रॉल का उपयोग करके इसकी श्रेणी और विशेषताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिए। दूसरे, वे प्रतिक्रिया का सामना करने और अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए विभिन्न सहायक गोलियां या वस्तुएं तैयार करते थे, इससे पहले कि वे सावधानीपूर्वक उन्हें अवशोषित करने का प्रयास करें। लेकिन इस समय जो हुआई इस अजीबोगरीब छिपे हुए उपकरण के अंदर गहराई में है और उसे अभी तक एक भी स्क्रॉल नहीं मिला है। मूल्यांकन स्क्रॉल तो दूर की बात है। इस रहस्यमयी ज्वाला को प्राप्त करने के लिए गैंडाल्फ के पास इसे बलपूर्वक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। जो हुआई की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक दिखाई दी। उसने एक निर्णायक कदम उठाया, गैंडाल्फ के शरीर पर से अपना नियंत्रण वापस ले लिया और सब कुछ अत्यंत शांत और बुद्धिमान न्याय पर छोड़ दिया। आत्मा भी न्याय को आत्मा के स्तर से होने वाली प्रतिक्रिया का मुकाबला करते समय अप्रत्याशित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एआई द्वारा नियंत्रित गैंडाल्फ ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और चुपचाप तैर रही आत्मा भक्षक नीदफ्लेम की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक उसी समय जब उसकी उंगलियां लौ को छूने ही वाली थीं, आत्मा भक्षण करने वाले नीदफ्लेम बुद्ध का समूह अचानक जागृति से उत्पन्न एक भयंकर जानवर जीवित हो उठा, एक प्रेतवादित चेहरे में परिवर्तित हो गया और बेरहमी से गैंडाल्फ पर झपटा। भनभनाहट, आर्केन बैरियर तेजी से चमक रहा था और बाहर की हरी भूतिया लपटों को मजबूती से रोक रहा था। हालांकि आग यहीं नहीं रुकी।
यह एक विशाल हरे मकड़ी के जाले की तरह था जिसने पल भर में गैंडाल्फ को घेर लिया और उसे बुरी तरह जला दिया। -1229, -1299, -1258। गैंडाल्फ के सिर के ऊपर आश्चर्यजनक क्षति संख्याओं की एक श्रृंखला तेजी से दिखाई देने लगी। आर्केन बैरियर की शील्ड वैल्यू खतरनाक दर से गिर रही है। अगर यहाँ कोई जीवित व्यक्ति होता तो संभवतः वह उस असहनीय दर्द से मानसिक रूप से टूट जाता जो उसकी आत्मा को झुलसा रहा है और उसकी हड्डियों को कुतर रहा है। उसी समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह गहरी ध्यान मुद्रा में बैठा कोई बूढ़ा भिक्षु हो और किसी रहस्यमय मार्ग का अनुसरण करते हुए नरक से उत्पन्न होने वाली इस विनाशकारी शक्ति को निर्देशित करने और आत्मसात करने का प्रयास करने लगा। यह एक लंबी और खतरनाक प्रक्रिया है। आत्मा को भस्म करने वाली नरक ज्वाला अत्यंत हिंसक थी। ज्वाला की हर चिंगारी मानो अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति लिए हुए थी जो गैंडाल्फ के सुरक्षा कवच को भेदने, उसके शरीर में प्रवेश करने और उसे जलाकर राख कर देने का बेताब प्रयास कर रही थी। शील्ड का मूल्य तेजी से घट रहा था, बार बार पतन के कगार पर पहुंच रहा था, लेकिन जैसे ही कूलडाउन समाप्त होता एआई द्वारा उसे पुनर्जीवित कर दिया जाता था। गैंडाल्फ की जादुई शक्ति भी तेजी से कम हो रही थी, इसलिए जो हुआई को उसे पहले से जब्त की गई जादुई शक्ति को ठीक करने वाली कई बोतलें पिलानी पड़ी। समय बीतता गया, पल पल जो हुआई का दिल धड़क रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एआई आत्मा को भस्म करने वाली नीड फ्लेम से इस तरह जूझ रहा था जो मानवीय समझ से परे था। इसमें कोई भावना नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल ठंडे और सटीक गणनाएं हैं। इसने गैंडाल्फ के शरीर को एक आदर्श पात्र में बदल दिया, भयंकर ज्वालाओं को सावधानीपूर्वक अपने भीतर समाहित कर लिया और फिर अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे उनकी उग्रता को कम किया और उनके सार को परिष्कृत किया। अंत में कुछ अज्ञात समय के बाद जब आर्केन बैरियर शील्ड का मूल्य एक बार फिर लगभग समाप्त हो गया था, भयानक हरी लौ की आखिरी हल्की सी लकीर ने एक दुख भरी सिसकी भरी और फिर पूरी तरह से गैंडाल्फ के शरीर में समा गई। जो हुआई की तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। यह एक सफलता है। अभी अभी तो उसने खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि गैंडाल्फ सूजन के कारण फट जाएगा और मौके पर ही मर जाएगा। इस रहस्यमय आग की वजह से उत्पन्न प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी। गुणवत्ता बिल्कुल भी घटिया नहीं है। उस विचित्र अग्नि को आत्मसात करने के बाद जो हुआई ने अपनी उत्तेजना को दबाया और फिर गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए प्राचीन युद्ध क्षेत्र के चारों ओर सावधानीपूर्वक खोजबीन की। ये पुष्टि करने के बाद कि ले जाने लायक कोई अन्य खजाना नहीं बचा है और कोई छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं है। तभी उसे गैंडाल्फ को नियंत्रित करने में संतुष्टि महसूस हुई और वह छिपे हुए भूमिगत स्थान से बाहर निकलकर यासुओ से मिलने गया जो पत्थर के द्वार के बाहर इंतजार कर रहा था। इसके बाद वे दोनों बिना रुके शैडो स्वयं गुफा से निकल गए। डॉट 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 स्विश स्विश सफेद रोशनी की दो चमक दिखाई दी और यासुओ और गैंडाल्फ शैडो स्वयं कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर फिर से प्रकट हुए। इस समय बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। रात का आकाश तारों से भरा हुआ है, लेकिन वे वीरांगी और ठंडक को दूर नहीं कर सकते। जो हुआई अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा अचंभित रह गया और उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ। शैडो स्वयं डेमन केव कालकोठरी के प्रवेश द्वार के बाहर बड़ी संख्या में पेशेवर लोग एकत्रित हुए थे। वहां कम से कम 100 लोग हैं। वे कई अलाव के चारों ओर 2-3 के समूहों में बैठे थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। वातावरण कुछ उदास था। सबके चेहरे पर चिंता और बेचैनी के भाव झलक रहे थे। स्काई स्वॉर्ड गिल्ड के सदस्यों के शवों को लापरवाही से एक तरफ घसीटकर कूड़े के ढेर की तरह रख दिया गया था। जो लोग दूसरों को धमकाते थे और घमंडी व्यवहार करते थे, उनके मरने के बाद भी उन्हें भुला दिया जाएगा। अजीब बात यह थी कि यासुओ और गैंडाल्फ जो अभी अभी प्रकट हुए थे, शुरू से अंत तक किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे सिर्फ हवा हों। जो हुआई के मन में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ। एज और स्काई की तलवार के लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? तार्किक रूप से देखा जाए तो यहाँ इतने सारे लोगों की मौत हो रही है तो खबर बहुत पहले ही वापस भेज दी जानी चाहिए थी। और ये लोग यहाँ किस लिए पहरा दे रहे हैं? उनकी शक्ल सूरत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी कालकोठरी में एक साथ जाने की योजना बना रहे थे। एक विचार के साथ जो हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और पास ही में अपनी लंबी तलवार पहुंच रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर चल पड़ा। क्या हुआ? यासुओ की आवाज में वही उदासीन स्वर बरकरार रहा। आप सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया, यासुओ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने पीछे चुपचाप खड़े गैंडाल्फ पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में थोड़ी सी सतर्कता झलक रही थी। आप नहीं जानते हैं? जो हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और अपना सिर हिलाया। अभी अभी कालकोठरी से बाहर आया हूँ। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सतर्कता थोड़ी कम हुई, फिर एक लंबी आह में बदल गई। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान में डाल ली। उसकी आवाज गंभीर थी। न जानना ही बेहतर है। आज रात डोंगहाई शहर में शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो हुआई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, चुप रहा और चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करता रहा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने दूर स्थित रात के अंधेरे में डूबे जंगल को देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। बीस्ट टाइड, आज रात भयंकर ज्वार आने की संभावना है। हम सभी आसपास के समतलीकरण स्थलों से भागकर यहाँ शरण लेने आए थे। अध्याय 59 एक चुनौती मिशन को ट्रिगर करता है। एक भयानक ज्वार। यासुओ की आवाज में कोई भावना नहीं थी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भारी मन से सिर हिलाया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। कितनी बुरी किस्मत है। उसने थूका। मैं अभी अभी नौकरी की तलाश में शहर से निकला ही था कि यह घटना घटित हुई। उसने दूर स्थित घने जंगल पर एक नजर डाली। उसके मन में अभी भी डर का भाव था। इस साल भयंकर ज्वार बहुत अधिक बार आ रहे हैं। केवल इस वर्ष के पहले 6 महीनों में ही हमारे डोंगहाई शहर क्षेत्र में कम से कम 3 बड़ी अशांतियां हुई हैं। जो हुआई समझ गया। उसे मोटे तौर पर समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए थे। कालकोठरी का प्रवेश द्वार वास्तव में एक उत्कृष्ट शरण स्थल है। जब राक्षसों का हमला सचमुच करीब आने लगे तो हर कोई कालकोठरी में छिप सकता है। हालात सामान्य होने तक इंतजार करें, फिर बाहर आएं। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आकाश की तलवार धारण करने वाला व्यक्ति इतनी देर से क्यों प्रकट हुआ है। उन्हें खबर जरूर मिली होगी और उन्होंने बदला लेने के लिए इस समय भयंकर हिंसा में फंसने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की होगी। तभी दूर जंगल के रास्ते पर लोगों का एक और समूह तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वे सभी घबराए हुए लग रहे थे। उनके कपड़े कीचड़ और घास के टुकड़ों से सने हुए थे। जैसे ही नेता पास आया, वह हौंकते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, कालकोठरी में जाओ। भयानक ज्वार यहाँ से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है।
इन शब्दों ने पहले से शांत भीड़ में तुरंत हलचल मचा दी। सभी लोग जमीन से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे और कालकोठरी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। घबराओ मत, सब लोग, एक एक करके आगे बढ़ो। सफेद बालों वाला और गरिमापूर्ण दिखने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और जोर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोला। कालकोठरी का प्रवेश द्वार सीमित जगह में ही है, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि भीड़ घनी थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपेक्षाकृत व्यवस्था बनी रही। एक के बाद एक आकृतियां सफेद प्रकाश में परिवर्तित होती गईं और कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर स्थित भंवर में गायब हो गईं। इसी क्षण दूर जमीन से हल्का कंपन महसूस होने लगा। हवा में असंख्य विचित्र जानवरों के एकत्रित होने की दबी हुई गड़गड़ाहट भरी आवाजें भी धुंधली सी सुनाई दे रही थीं। जल्दी करो, वे आ रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से आग्रह किया। शेष 30 से कुछ अधिक लोग जो अभी तक अंदर नहीं आए थे, वे तेजी से घबरा गए और उनकी हरकतें तेज हो गईं। सौभाग्य से सभी लोग राक्षसों के आने से पहले ही उस स्थान में प्रवेश करने में कामयाब हो गए। खुले मैदान में केवल यासुओ और गैंडाल्फ ही बचे थे। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और गैंडाल्फ को वापस कालकोठरी में लाने की तैयारी की। बिल्कुल सही समय है, मैं उस स्टार मून सेट के ब्लूप्रिंट्स की खेती जारी रख सकता हूं। हालांकि जैसे ही वह कालकोठरी की कठिनाई का स्तर चुनने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। डिंग, सिस्टम चैलेंज मिशन शुरू हो गया। मिशन का नाम बीस्ट टाइड हंटर। मिशन का उद्देश्य इस राक्षसी लहर के दौरान 10,000 उत्परिवर्तित राक्षसों को मार गिराना। मिशन का इनाम एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका। यासुओ की गतिविधियां भी अचानक रुक गईं। क्या कोई चैलेंज मिशन